नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे विश्व इतिहास के अंतर्गत लेक्चर नंबर 17। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रांस की क्रांति के चरण। अब इस फ्रांस की क्रांति के चरण को समझने के लिए आपको फ्रांस की क्रांति का पार्ट 1 देखना बेहद ही ज़रूरी है। मैंडेटरी के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इस को देखने के लिए, यहाँ पे इसको समझने के लिए पूरी तरीके से उस पार्ट 1 का जब तक आपको एक ओवरव्यू नहीं होगा, जब तक वहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक इस फ्रांस की क्रांति के चरण को आप नहीं समझ पाएंगे। और ये इतना इम्पोर्टेंट चरण है कि ये जो पूरे के पूरे यूरोप में, और यूरोप तक ये बिल्कुल सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व में किस प्रकार से इस फ्रांस की क्रांति के चरणों का आगे आपको भविष्य में दिखाई देगा। अर्थात हम लोग बात कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में, तो कैसे जो परिवर्तन का जो आधार बनेगा यूरोप के साथ साथ पूरे विश्व में, उसको समझने के लिए इस फ्रांस की क्रांति के चरणों को आपको समझना पड़ेगा। तब जाके पता चलेगा कि एक गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है। इसके अलावा जो भी विभिन्न संस्थाओं का विकास हुआ, कैसे फ्रांस की क्रांति ने बाकी अन्य यूरोपीय देशों को जगाने का प्रयास किया, या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं कि बाकी अन्य क्षेत्रों में जहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद थी, सामंतीकरण की प्रक्रिया मौजूद थी, वहाँ पे इस फ्रांस की क्रांति ने उसको आघात अर्थात चोट पहुँचाने का प्रयास किया। तो बेहद ही हम लोग डिटेल से इसका भी एनालिसिस करेंगे, और यहाँ से प्रश्न देखिए बनने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि काफ़ी ही यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। कुछ प्रश्नों को भी इसमें मैंने शामिल किया है, इसको आप रट के लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है बिल्कुल ही एक डायनेमिक अप्रोच के साथ प्रश्न पूछा जा रहा है। और उस प्रश्न को करने के लिए आपको एक बेहतरीन एक सोचने वाला एक प्राणी बनना पड़ेगा। एनालिटिकल जो अप्रोच मैं डेली में आप लोगों से बात करता हूँ, ये खुद आप अपने एफर्ट भी लगाते चलिए। तो पीडीएफ के लिए देखिए यहाँ पे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। यहाँ से आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। एक पीडीएफ को जितना भी देखिए अभी 16 लेक्चर कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इस ग्रुप को यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर ले। और ये पूरी की पूरी सीरीज हिस्ट्री ऑप्शनल को ध्यान में रख के कंप्लीट की जा रही है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही दृष्टिकोण से देखेंगे तो बेहद ही ठीक है वाइड और डेप्थ नॉलेज यहाँ पे आपको ग्रहण करने का मौका मिलेगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ्रांस की क्रांति 1789। तो पूरा का पूरा 1789 से अगर देखें तो लगभग 1814 तक का जो टाइम पीरियड है, ये फ्रांस की क्रांति का ही टाइम पीरियड है, क्योंकि जब तक नेपोलियन का पतन नहीं हो जाएगा, नेपोलियन का अंत नहीं हो जाएगा, तब तक ये प्रक्रिया यहाँ पे चलती रहेगी। अब यहाँ पे देखिए पृष्ठभूमि हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ क्रांति का चरण हो गया, और जो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले विभिन्न चरण, इसको हम लोग समझने वाले हैं। और पृष्ठभूमि और क्रांति के चरणों में मैंने ऑलरेडी आपको ठीक है बता दिया है कि फ्रांस की उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ क्या थी। तत्कालीन उस समय खासकर फ्रांसीसी समाज को लेके, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को लेके, फ्रांसीसी राजनीतिक व्यवस्था को लेके सारे ही चीज़ों को मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया है। अब इस विभिन्न चरण को समझने के लिए आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रांस की क्रांति के विभिन्न चरण। अब यहाँ पे बेहद ही देखिए, यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से इसको इंडिकेट कराया गया है। 4 चरण है, ध्यान रखिएगा। प्रथम चरण 1789 से 92 तक, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, और बाकी यहाँ पे जो यूरोप देख रहे हैं ये आपको 0% दिखाई देगा। अब ये क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रथम चरण की यहाँ पे बात करें तो इसका नाम दिया जाता है संवैधानिक राजतंत्र का नाम दिया जाता है, संवैधानिक राजतंत्र। अब जब भी संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तन का जो आधार बनेगा, देखिए परिवर्तन तो आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये डेमोक्रेटिक के रूप में या फिर पूरी तरीके से रिपब्लिक देश के रूप में ये पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि अभी भी संविधान के बाद यहाँ पे राजतंत्र लगा है, अर्थात ये मोनार्ची सिस्टम पे आधारित है। इसीलिए आप देखेंगे कि इस प्रथम चरण में जो कि 1789 से 92 तक जो एक मध्य वर्ग पूरी तरीके से यहाँ पे हावी रहता है, और उस मध्य वर्ग के नेतृत्व में देखिए विशेष अधिकारों को तो खत्म किया जाता है कुलीनों और पादरियों का, लेकिन वो मध्य वर्ग हमेशा ही वो यही चाहेगा कि
कि विशेष अधिकारों को खत्म करते हुए जो निम्न वर्ग की जो स्थिति है उसकी स्थिति मजबूत ना हो जाए और ये शासक के नज़दीक अर्थात अपने आर्थिक लाभ के लिए हमेशा ही ये ठीक है थोड़ा शासक के नज़दीक रहना चाहेगा। एग्रेसिव मोड का बहुत अधिक पस्तर नहीं होगा और यही कारण है कि प्रथम चरण में 1789 से 92 तक यहाँ पे जो परिवर्तन का जो तत्व है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे 60% इंडिकेट किया है। अर्थात फ्रांस की क्रांति का जो लक्ष्य था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, ऐसे अगर बातों को देखेंगे तो उसमें बहुत अधिक मिल तो नहीं पाया, लेकिन 60% इस प्रथम चरण में यहाँ पे मिल गया। अब द्वितीय चरण की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1780 से 92 के बाद 1792 से यहाँ पे 94, इसी को बोला गया द्वितीय चरण। इसको ठीक है एक गणतंत्र का चरण भी बोला जाता है, गणतंत्र का चरण भी बोला जाता है। और इसमें एक व्यक्ति का नाम आएगा जिसका नाम है रॉबिस्पियर। ध्यान से देखते चलिए, रॉबिस्पियर। यहाँ पे क्या होगा तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ जो परिवर्तन का जो दर है बिल्कुल ही यहाँ पे रेडिकल तत्वों का समावेश हो जाएगा। रेडिकल तत्व यहाँ पे कट्टरपंथी के रूप में समझ सकते हैं, आमूल चूक जो पूरी तरीके से परिवर्तन के पक्षधर होते हैं उनके रूप में समझ सकते हैं। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो द्वितीय जो चरण है पूरी तरीके से निम्न वर्गों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व होता है। देखिए यहाँ पे क्या था, संवैधानिक राजतंत्र, यहाँ पे था मध्य वर्ग। द्वितीय चरण में आते आते पूरी तरीके से हो गया निम्न वर्ग। अब निम्न वर्ग एकदम आमूल चूक परिवर्तन का यहाँ पे साक्षी बनेगा। और 1792 से 94 तक का ये जो बहुत ही आप देखेंगे एक उग्र और एक हिंसा के रूप में रॉबिस्पियर के द्वारा द्वितीय चरण को गणतंत्र के रूप में पूरा किया जाता है। लेकिन गणतंत्र तो आ जाता है, वयस्क मताधिकार आ जाता है, चुनी हुई सरकार आ जाती है, ये लंबे समय तक नहीं चलती है। देखेंगे साल भर तक ठीक है किसी तरीके से खींच खांच के इसकी गवर्नमेंट चलती है। और यही रॉबिस्पियर है, आपको याद होगा कि रूसो के समय मैंने बताया हुआ था कि ठीक है सामान्य इच्छा के सिद्धांत के नाम पे इसी रॉबिस्पियर के द्वारा उसका हनन करने का प्रयास किया गया। और रॉबिस्पियर यहाँ पे बोलता हुआ नजर आएगा कि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ रूसो के सिद्धांत को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि रूसो ने उत्कृष्ट कल्याणकारी योजना को दिया था, निकृष्ट कल्याणकारी योजना को तो रूसो ने नहीं दिया हुआ था। बोला था कि जब भी निकृष्ट कल्याणकारी योजना के तहत कोई भी शासक आएगा तो जनता उसको मार भगाएगी। लेकिन रॉबिस्पियर उसी निकृष्ट कल्याणकारी योजना के तहत लोगों की भलाई करने का प्रयास करता है। और इसको भी देखेंगे कि एक बहुत ही ठीक है प्रतिक्रियावादी नीति के तहत रॉबिस्पियर को हटा दिया जाएगा और इसकी हत्या भी कर दी जाएगी। लेकिन 1792 से 94 तक का जो टाइम पीरियड है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 100% अब यहाँ पे जो फ्रांस की क्रांति का लक्ष्य है वो यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन अब आतंक के बल पे लंबे समय तक कोई भी शासन सत्ता, कोई भी सरकार टिक नहीं सकती है। और इसीलिए यहाँ पे तृतीय चरण में आप देखेंगे तो 1794 से यहाँ पे 1990 तक यहाँ पे आप देखेंगे तो पुनः जो शासन सत्ता है मध्य वर्ग के हाथों में आ जाती है। और मध्य वर्ग के हाथों में आ जाने से, चूंकि यहाँ पे मध्य वर्ग के हाथों में आ जाने से पुनः आप देखेंगे तो जो परिवर्तन का जो दर था, क्योंकि मध्य वर्ग कभी नहीं चाहेगा देखिए कि पूरी तरीके से आमूल चूक परिवर्तन हो, अपनी संपत्ति के अधिकार को बचाए रखेगा, अपने प्रतिनिधित्व लेके सीमित अधिकार को हमेशा पस्तर होगा, क्योंकि अपना स्वार्थ चाहेगा ही, तो बहुत अधिक परिवर्तन को यहाँ पे बल नहीं देगा। इसीलिए देखेंगे तो पुनः 100% से 50% तक परिवर्तन का जो दर है आपको दिखाई देगा। और चतुर्थ चरण में देखेंगे यहाँ पे तो अब मध्य वर्ग की ये भी असफलता है, इसमें डायरेक्टरी का शासन आएगा, डायरेक्टरों का शासन आएगा। 5-5 डायरेक्टर मिलके पूरे फ्रांस को चलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन होगा क्या, तो अव्यवस्था, बेरोजगारी, हिंसात्मक घटनाएं इनके समय भी होगा। और तब जाके चतुर्थ चरण में पूरी तरीके से यहाँ पे नेपोलियन का स्टेबलाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे नेपोलियन आ जाता है। अब नेपोलियन आएगा तो ये क्या करेगा कि पुराना जो फ्रांस का साम्राज्य था और नया जो फ्रांस का जो साम्राज्य यहाँ पे बन रहा है उनके दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। अर्थात राजतंत्रात्मक वर्सेस
गणतंत्र के बीच एक सामंजस्य स्थापित करते हुए अब ये परिवर्तन के तत्वों को नेपोलियन क्या करेगा, 40% मिला देगा और यहाँ पे घटा देगा। लेकिन यहाँ बड़े मजे की बात है कि फ्रांस में कुछ भी तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन बाकी अन्य जो यूरोपीय देशों में है, अगर आप ब्रिटेन को छोड़ के देखें तो इधर प्रसा है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, इसके अलावा इधर रूस के तरफ जो भी वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद है, वहाँ परिवर्तन का जो दर है बिल्कुल नगण्य आपको दिखाई देगा, 0%। अब यही जो नेपोलियन है आप देखेंगे कि किस प्रकार से जर्मनी के क्षेत्रों को अपने में मिलाता है, अपना साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत जर्मनी हो गया, इटली के क्षेत्रों को मिलाएगा और धीरे धीरे वहाँ पे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता या कुल मिला के देखें तो एक नया जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आएगा, राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट आएगा, इसी नेपोलियन के द्वारा अनजाने में इन क्षेत्रों में यहाँ पे जगा देता है। तो यहाँ पे डॉट कर दीजिएगा, डॉट कर देंगे, अर्थात यहाँ से एक कोटेशन बन जाता है कि नेपोलियन ने उस राजकुमार की तरह कार्य किया जिसने जंगल में सोई हुई राजकुमारी को जगा दिया। अर्थात यहाँ पे यूरोप के अन्य देशों में धीरे धीरे फ्रांस के तत्वों को यहाँ पे फैला दिया, और जब फ्रांस के तत्वों को फैला दिया तो प्रगतिशीलता है, ध्यान रखिएगा। कौन नहीं चाहेगा गणतंत्र आ जाएगा, कौन नहीं चाहेगा राजतंत्र की व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, कौन नहीं चाहेगा कि कुलीन सामंतों की व्यवस्था ख़त्म हो जाए। क्योंकि हर जगह देखिए निम्न वर्ग की संख्या अधिक है और उनकी हमेशा से डिमांड रहेगी। इसीलिए जैसे देखेंगे कि ये नेपोलियन के प्रभाव में आते जाएंगे, अनजाने में नेपोलियन तो उनको जगाने का प्रयास नहीं करेगा, लेकिन अनजाने में धीरे धीरे उनके अंदर भी एक मानसिक चेतना का विकास हो जाएगा। अब इसको थोड़ा भारत और अंग्रेजों के संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से, देखिए भारत में अंग्रेजों ने जो मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लाया गया, वर्तमान में उसका अगर आप एनालिसिस करेंगे तो उसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है, निगेटिव भी इम्पैक्ट है। लेकिन अगर उस समय के संदर्भ में देखें तो उसी मैकाले शिक्षा पद्धति को पाके, उसी अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करके भारत में एक नया मध्य वर्ग का विकास हुआ, जो रंग रूप में तो पूरी तरीके से भारतीय होता था, लेकिन आचार विचार में पूरी तरीके से अंग्रेज हो जाता था, लेकिन था तो भारतीय ही। धीरे धीरे उसके अंदर फिर राष्ट्रवाद की भावना आ गई और ऐसा माना गया कि पश्चिम की बेड़ियों को पश्चिम के हथौड़े से ही तोड़ दिया गया। अर्थात जो शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों ने भारतीयों को दिया, उस शिक्षा को ग्रहण करके धीरे धीरे भारतीयों को भी लग गया कि कहीं न कहीं भाई हम गुलाम बने हुए हैं, हमारा शोषण हो रहा है, अगर इसको तोड़ना है, इसको ख़त्म करना है तो हमें रिटेलिएट अर्थात प्रतिक्रिया यहाँ पे करना पड़ेगा। और धीरे धीरे देखेंगे कि जितने भी स्वतंत्रता आंदोलनकारी खासकर कांग्रेस की स्थापना के बाद से होंगे, महात्मा गांधी से लेके अम्बेडकर से लेके, ठीक है, अम्बेडकर के मैं नाम यहाँ पे रख रहा हूँ जानबूझ के, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए, सारे ही ये लोग वेल एजुकेटेड लोग हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय की बात कर ले, स्वामी विवेकानंद की आप बात कर ले, तो ये सब और कोई नहीं है। देखिए उस समय इंग्लिश लोग धड़ाधड़ लोग बोलते थे, तो इनके द्वारा धीरे धीरे एक राष्ट्रीय चेतना का यहाँ पे विकास किया गया, लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावनाओं को यहाँ पे जगाया गया, तब जाके भारत यहाँ पे आज़ाद हुआ। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे नेपोलियन के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि नेपोलियन ने भी क्या किया, अंदाजे में माने अनजाने में 40% का कुछ ही तत्व यूरोप में छीट दिया, जिससे कि पूरा यूरोप में एक परिवर्तन का लहर दौड़ पड़ा। और यही तो है, देखिए बोला जाता है ना कि एक देखिए आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही काफ़ी है, और वो चिंगारी नेपोलियन ने यूरोपीय देशों में जगा दिया था। अब आइए एक एक चरण को यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा था। देखिए पहला है यहाँ पे चरण संवैधानिक राजतंत्र का चरण, जिसको बोला गया 1789 से 92 तक। अब याद करिए, मैंने पिछले क्लास आपको बताया हुआ था कि किस प्रकार से टेनिस कोर्ट की यहाँ पे स्थापना कर ली गई थी, किस प्रकार से मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग ने एक बेहद ही एग्रेसिव कदम उठाते हुए अपने आप को असेंबली, ठीक है, सभा का यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, राष्ट्रीय सभा को यहाँ पे घोषित कर लिया गया और मजबूरन अब शासक को झुकना पड़ा। आगे चल के यही प्रक्रिया यहाँ पे निकलते गई
और कैसे यहाँ पे सामंत और कुलीनों ने अपने विशेष अधिकार को त्यागना शुरू किया। खून के आंसू लोग रोया हुआ था उस रात, अर्थात 4 अगस्त की रात को। और 5 अगस्त की ठीक है सुबह में फ्रांस में एक नया प्रातःकाल, एक नया सवेरा था। अब उसको को समझना है कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या था। तो इसको बोलते हैं देखिए संवैधानिक राजतंत्र, और इस संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर होता है मध्य वर्ग। देखिए नेतृत्व है यहाँ पे मध्य वर्ग, लेकिन यहाँ पे भीड़ जो था पेरिस की, जिसे भीड़ बोला गया, टेनिस कोर्ट को ठीक है जब राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को ठीक है मैंने राष्ट्रीय सभा जब मिडिल वर्ग ने अपने आप को घोषित कर दिया, तो शासक ने चाहा था कि वो इसको दबा दें, लेकिन पूरा का पूरा पेरिस की भीड़ ने उसको घेर लिया था, अर्थात निम्न वर्ग ने घेर लिया था। इसीलिए इसका दबदबा हमेशा रहता है। हर एक क्रांति में आप देखेंगे तो निम्न वर्ग बहुत गौड़ हो जाएगा, भीड़ तो जमा करेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के अपने वो सुधारों के प्रति जागरूक नहीं रहेगा। लेकिन फ्रांस में ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा। निम्न वर्ग हमेशा ही बहुत ही आपको आक्रामक नजर आएगा, बाकी अन्य जो विश्व में क्रांति हुई है उसके कंपेरिजन में। परिवर्तन क्या हुआ यहाँ पे, तो मध्य वर्ग देखिए अपने को ध्यान में रख के संपत्ति की अवधारणा को बनाए रखा, सीमित मत अधिकार को यहाँ पे इसने ला दिया। देखिए यही है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग जैसा देखिए स्वार्थी प्राणी आपको पूरे विश्व में आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मध्य वर्ग निम्न वर्ग तो को यूज करेगा, लेकिन निम्न वर्ग के अधिकारों को पूरी तरीके से जब उसके हाथ में शासन सत्ता आएगी तो देना नहीं चाहेगा, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण करना नहीं चाहेगा। और यही तो कारण है कि देखिए संपत्ति की अवधारणा को निम्न वर्ग के हित में ना छोड़ के यहाँ पे मध्य वर्ग ने अपने हित में इसको बनाए रखा कि भाई संपत्ति के अधिकार जिसको जितने पास है। जो भी चल रहा था पूंजीपति वर्ग का जो विकास हुआ था, एक मुक्त अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ था, उससे जिसको जितना प्रॉफिट मिला उसको ठीक है संपत्ति की यहाँ पे अधिकार यहाँ पे रहना चाहिए। अब सोचिए क्या संपत्ति के अधिकार अगर मध्य वर्ग अपने पास रख रहा है तो जो कुलीन है, पादरी है, उनके पास भी तो कुछ न कुछ संपत्ति जरूर रहेगा, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को एक ऑथेंटिक, एक वैधता प्रदान की गई। तो ये भी एक थोड़ा कंट्रोवर्सी है निम्न वर्ग के साथ, कि निम्न वर्ग की समस्याओं को हमेशा ही मध्य वर्ग अवहेलना करता है। दूसरा है सीमित मताधिकार। चूंकि अब यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की बात आ गई, तो उस संवैधानिक राजतंत्र में देखिए यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र जो जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पे पूरी तरीके से विधानमंडल से, यही है विधानमंडल से संचालित होगा। अब इस विधानमंडल में जो नेतृत्व करने वाला आपको देखेंगे कि मध्य वर्ग नजर आएगा, मध्य वर्ग। अब इस मध्य वर्ग को चूंकि डर है कि अगर वयस्क मताधिकार दे दिए तो निम्न वर्ग के लोग इस विधानमंडल में चुने यहाँ पे चुन के जाएंगे, उनकी शक्ति में कमी आएगी, इसीलिए बोलता है कि सीमित मताधिकार, सीमित मताधिकार अर्थात संपत्ति की अवधारणा को यहाँ पे प्रस्तुत करेगा कि भाई जिसके पास थोड़ी बहुत संपत्ति है वही अधिकार देगा, वही मतलब क्या बोलते हैं कि मत देगा, वोट देगा, बाकी लोग वोट यहाँ पे नहीं देंगे। बहुत ही स्वार्थी लोग हैं यहाँ पे मध्य वर्ग। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम यहाँ पे क्या हुआ, उस परिवर्तन को थोड़ा सा पे कहानी के फॉर्म में आप समझ लीजिए। तो बास्तिल का यहाँ पे पतन हो गया, क्योंकि जो भी आप परिवर्तन देखे ठीक है वो परिवर्तन का आधार कैसे बना, बास्तिल का यहाँ पे पतन हो गया 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, बास्तिल को पुराना जेल खाना के नाम से यहाँ पे जाना गया। ध्यान रखिएगा पुराना एक जेल खाना था जो उस समय जब ये घटना हुई तो एक शस्त्रागार के रूप में काम कर रहा था। अच्छा खासा मात्रा में ये कर लिया गया था। और पीछे की आप लोगों ने क्लास किया होगा तो मैंने बताया था कि जैसे ही राजा ने व्यवस्था पूर्व राष्ट्रीय सभा को घोषित कर दिया कि भाई राष्ट्रीय सभा अर्थात थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा अब संविधान का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन पुनः शासक के द्वारा अपने ठीक है सामंतों के द्वारा अपने उसकी जो बीवी थी एंटोनिया के दबाव में आके वो सैनिक आक्रमण करने का यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक है निर्देश देता है कि जो भी राष्ट्रीय सभा के जो मेंबर चुने गए उनको चुन चुन के मार दिया जाएगा। और यही मामला जब पूरी तरीके से फ्रांस में फैलता है, खासकर पेरिस में फैलता है, तो पेरिस के लोग यहाँ पे आके उस बास्तिल किले को घेर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मैंने उसको लूट लेते हैं कि भाई हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। दूसरा है यहाँ पे सामंतवाद का पतन, ये वही है 4 अगस्त, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अगस्त 1789 को जब राष्ट्रीय सभा का यहाँ पूरी तरीके से ठीक है यहाँ पे उसका जो मीटिंग होता है,
जब वहाँ पे कर ही दिया गया तो जो भी प्रावधान उसने रखा राष्ट्रीय सभा ने अब मानना ही पड़ेगा। अर्थात 4 अगस्त को राष्ट्रीय सभा ने पूरी तरीके से सामंतवाद का अंत कर दिया, अर्थात विशेष अधिकारों का इनका अंत कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, विशेष अधिकारों का अंत कर दिया गया, ना कि संपत्ति की अवधारणा को। ध्यान रखिएगा, ना कि संपत्ति, मेरे शब्दों पर ध्यान रखिएगा, ना कि संपत्ति की अवधारणा को समाप्त किया। क्योंकि मध्य वर्ग अगर संपत्ति की अवधारणा को समाप्त कर देता तो उसकी भी तो संपत्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए देखिए, कहावत है, जब खुद का घर शीशे का बना हो तो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारते। अब सोचिए, सामंतवाद का तो पतन हो गया, लेकिन संपत्ति की अवधारणा को अभी भी मध्य वर्ग बनाया हुआ था। अर्थात जो भी सामंत नाम का खत्म हो गया, समझिए इसको, लेकिन उन सामंतों के पास अभी भी भूमि बड़े पैमाने के रूप में यहाँ पे मौजूद थी। ये ठीक उसी तरीके से घटनाक्रम याद दिलाता है जिससे कि भारत के संदर्भ में देखिए, जमींदारी प्रथा तो ठीक है आज़ादी के बाद कागजों में ख़त्म कर दी गई, लेकिन जमींदारी प्रथा खत्म हो गई इसका मतलब ये नहीं कि जमींदार खत्म हो गए, उनकी संपत्ति को वैधता प्रदान कर दी गई। और आपको याद होगा संविधान आर्टिकल 31 में संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। और यही जब संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार है, जब डीपीएसपी से टकराएगा, राज्य के कल्याणकारी नीति के तहत राज्यों को जब समस्या होगा कि हमें कोई लोक कल्याणकारी योजना चलाना है, अगर लोग अपना ज़मीन नहीं देंगे, अधिग्रहण नहीं करेंगे, मूल अधिकार में अगर आप डाल दिए हैं तो भाई कैसे कोई लेगा। बड़ी लंबा बहस हुआ। केशवानंद भारती केस आपको याद होगा, उस केशवानंद भारती के तहत जो जजमेंट आया वो बोल दिया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है संवैधानिक मूल ढांचा के खिलाफ है, अर्थात आर्टिकल 31 को ठीक है अब फंडामेंटल राइट से हटा के पूरी तरीके से कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार इन द सेंस कि अब इसको कानून के तहत एक विधिवत प्रक्रिया के तहत संपत्ति को इसको छीना जा सकता है, जैसा कि केशवानंद भारती के साथ हुआ। तो समझिए, मिडिल वर्ग जो यहाँ पे कर रहा है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं एक अटैक करता है। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ाई करते हैं तो समस्या आएगी आपको। नेक्स्ट यहाँ पे सामंतवाद के अंत का यहाँ पे सबल पक्ष। सबल पक्ष क्या क्या हो सकता है, तो सामंती अधिकार ठीक है, या फिर आप पादरियों का बात कर लें, पादरी जो कि टाइथ जैसे कर लगाते थे, जो भी क्षेत्रीय चर्च था आपको ध्यान होगा कि टाइथ जैसे कर लगाते थे। सामंती अधिकार यहाँ पे होता था, इनको भी किसानों से थोड़ा बहुत ठीक है जो भी गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में मिला करता था। इनके विशेष अधिकारों को ध्यान रखिएगा खत्म कर दिया गया। जो भी इनका विशेष अधिकार था, विशेष अधिकार को खत्म कर दिया गया। इसके बाद आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का धीरे धीरे यहाँ पे आधार बना। यूरोप के अन्य क्षेत्र में देखेंगे तो सामंतवाद का तो अंत किया ही किया गया। 1861 में रूस ने बड़ा देर कर दिया, वहाँ पे 1861 तक जाके रूस में ठीक है सामंतवाद का पतन हुआ। अगर हम लोग यूरोप के पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, खासकर इधर ऑटोमन साम्राज्य की तरफ देखेंगे, 1453 में ऑटोमन साम्राज्य जो आएगा ठीक है, बाइजेंटाइन साम्राज्य को पूरी तरीके से नाबूद कर देगा। ऑटोमन साम्राज्य अर्थात मुस्लिमों का जब कंट्रोल हो जाएगा तो पूर्वी क्षेत्रों में कुछ कुछ आपको वहाँ पे सामंतवादी प्रक्रिया जो दिखाई देगी वो 20वीं सदी में देखेंगे आप, बहुत समय लग जाता है वहाँ तक जाते जाते। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे चलती रही है, लेकिन सोचिए आखिर ख़त्म हुआ तो कहीं से चिंगारी उठी तो इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशन है, सीमाएँ हैं। सीमाएँ क्या है यहाँ पे कुलीनों के संदर्भ में देखिए यहाँ पे, तो आपको ध्यान होगा कि जैसे ही शासक के द्वारा राष्ट्रीय सभा को यहाँ पे घोषित किया गया दबाव में आके, तो एक जो लहर जो दौड़ गया लोगों में। अब जो लहर होगा देखिए, भीड़ को कमांड करना इतना किसी के बस में यहाँ पे बात नहीं होती है। और यही हुआ वहाँ पेरिस में, फ्रांस में किसान विद्रोह हो गया, कितने सारे पादरियों को, कितने सारे कुलीनों को यहाँ पे लूट लिया गया। तो जब ये सब काम किया गया तो हुआ कि नहीं भाई देखो, अब अधिकार हमको त्यागना पड़ेगा, अर्थात कुछ कम महत्वपूर्ण अधिकार त्याग के अधिक अधिकारों को यहाँ पे बचा लिया गया। यहीं पे देखेंगे डेविड थॉमसन बोलते हैं, यही स्टेटमेंट है उनका डेविड थॉमसन का ठीक है, जो यूपीएससी बहुत ही उनका स्टेटमेंट को ध्यान में रखता है, उनका स्टेटमेंट को पूछ लेता है कि डेविड थॉमसन के द्वारा बोला गया कि कुलीनों ने जहाँ तक अपने
कुछ कम अधिकार को त्याग कर अपने अधिकतर अधिकारों को यहाँ पे बचा लिया। वो क्या था? कम अधिकार, अर्थात विशेष अधिकार को तो त्याग दिया, लेकिन संपत्ति पे अधिकार इनका बना रहा, यथावत बना रहा। इसका मतलब आप क्या समझे? ये वही चीज है मध्य वर्ग। अगर मध्य वर्ग यहाँ पे उस समय अटैक कर दिया होता तो यकीन मानिए कि कुलीनों का संपत्ति का अधिकार का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, समाजवाद आ जाता, मार्क्सवाद आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? मध्य वर्ग नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसा करता तो फिर वही, ठीक है, कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, जिसका घर खुद शीशे का हो वो दूसरे के घरों में, ठीक है, पत्थर नहीं फेंका करते हैं। अर्थात इससे मध्य वर्ग की संपत्ति यहाँ पे चली जाती, इनकी संपत्ति पे अटैक करता। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ तो हुआ। थर्ड नंबर पे देखिए, व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों की यहाँ पे घोषणा कर दी गई 26 अगस्त 1789 को। डेट देखिए, मैंने बस घटनाक्रम में मैंने आपको दिखाया है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई डेट मैं बार बार लिख रहा हूँ। मैंने एकदम देखिए बिल्कुल ये सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है। 26 अगस्त 1789 को व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा कर दी गई। इसकी उपलब्धि देखें तो राष्ट्रीय असेंबली का पूरी तरीके से यहाँ पे आगमन हो गया। नेतृत्व तो मैंने समझ रहे हैं ना, एक विधानमंडल के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, एक असेंबली के रूप में, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो गया। पुरातन व्यवस्था, अब यहीं से बोला गया कि पुरातन व्यवस्था को मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया गया। कहाँ से? फ्रांस में। फ्रांस में जो भी अभी तक पुरातन व्यवस्था थी, विशेष अधिकार था, कुलीन था, पादरी था, सामंतवादी जो व्यवस्था था, सबको खत्म करके अब यहाँ पे एक नई व्यवस्था को लाया गया, जहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, उसको मृत्यु प्रमाण दे दिया गया। अब समझिए इसको, यहाँ से क्वेश्चन भी बना दिया और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बना चुका है कि पुरातन व्यवस्था को, ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया कि 26 अगस्त 1789 को फ्रांस की क्रांति ने पुरातन व्यवस्था को मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया। अर्थात एक व्यक्ति एवं नागरिक अधिकारों की जो घोषणा की गई, ये अपने आप में उस समय बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आगे प्रश्न के रूप में मैंने इसको डाला हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि क्या यह अतीत की घोषणा से प्रेरित था? तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जब भी हम लोग मानव अधिकार जैसे चीज़ों से बात करते हैं तो इसका बिल्कुल ही अतीत से लिंक है, क्योंकि कोई भी विचारधारा अपने आप में, ठीक है, अचानक नहीं आती है, उसके पीछे कुछ न कुछ घटनाएं जुड़ी रहती है। इसीलिए, ठीक है, एक विचारधारा देखेंगे दूसरे से जुड़ा रहेगा। जैसे हेगेल को ले लीजिए, एडम स्मिथ को ले लीजिए, आगे चल के मार्क्स का जो विचारधारा है उसमें आपको परिवर्तन होते हुए उसमें नजर आएगा। गांधीवादी विचारधारा को ले लीजिए, जो गांधी के द्वारा दुनिया के कई सारे विचारधाराओं को अपने अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ कमियाँ थी उसको यहाँ पे उठाया गया। कोई भी आप अम्बेडकरवादी ले लीजिए, ऐसा अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी विचारधारा का अचानक यहाँ पे जन्म नहीं होता है। इसका मतलब जब मानव अधिकार आया तो इसके पीछे कुछ न कुछ यहाँ पे कहानी है। इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि बिल्कुल सही भाई है कि यह अतीत की घोषणा से प्रेरित था। क्वेश्चन टैग जो है, इसीलिए स्वाभाविक है। ब्रिटेन में 1215 में मैग्ना कार्टा आ गया। किंग जॉर्ज वहाँ का जो शासन था, वहाँ के जो लोग थे खासकर, ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था से जो वहाँ पे लोग जुड़े हुए थे, शासक से बिल्कुल ही, ठीक है, बहुत ही, किंग जॉर्ज एक दुराचार टाइप का शासक था, लेकिन उन सामंतों के द्वारा अपने लिए मैग्ना कार्टा को लाया गया। 1689 में देखेंगे गौरवपूर्ण क्रांति के साथ साथ ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बिल ऑफ राइट्स को यहाँ पे प्रतिपादित कर दिया, अर्थात मानव अधिकार के रूप में इसे समझिए। आगे चल के यूएसए में यही लोग जाएगा, ब्रिटेन का लोग यहाँ पे यूएसए में शिफ्ट होगा, और जब यूएसए में शिफ्ट होगा तो ऐसा थोड़े है कि यूएसए के लोग कोई मंगल ग्रह से आए और या के यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ब्रिटेन से लोग आया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि ब्रिटेन में जो परिवर्तन का आधार बना है वो इनके अंदर भी तो होगा, इनको भी तो सीखने के लिए मिलेगा। इसीलिए यूएसए के वर्जीनिया में देखेंगे, ठीक है, अभी जब अमेरिकी क्रांति अभी हुई भी नहीं थी तो वर्जीनिया असेंबली में, आपको याद होगा असेंबली, ठीक है, राज्यपाल का जो कॉन्सेप्ट था, जो असेंबली को, विधानमंडल को ब्रिटेन संसद के द्वारा समुद्र के इस पार रह के अमेरिकी, ठीक है, विधानमंडल को संचालित किया जा रहा था। वहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आएगा थॉमस जेफरसन, अमेरिका का है, ठीक है, अमेरिका का है, और ये उस समय मानव अधिकार की घोषणा करता है। तो आपको यहाँ पे आपको अब समझना होगा
कि अचानक नहीं आ रहा है। और जब अमेरिकी क्रांति जब हो गई, अमेरिकी संविधान का निर्माण हो गया, तो मानव अधिकार को वहाँ पे बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दिया गया। इसका मतलब अब इसी का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उस अमेरिकी क्रांति में, ठीक है, उसका अमेरिकी क्रांति का इम्पैक्ट आपको फ्रांस की क्रांति में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि उस अमेरिकी क्रांति में पार्टिसिपेट करने वाले क्या फ्रांस के लोग भी थे। लफायतों का मैंने नाम आप लोग बताया हुआ था कि कैसे आके फ्रांस में उसके सैनिकों के द्वारा, खुद उसके द्वारा अमेरिका की प्रगतिशील बातों को फ्रांस की जनता से, ठीक है, वो सब शेयर कर रहा है, फैला रहा है कि देखो अमेरिका में इससे हुआ, इन कारणों से अमेरिकी क्रांति हो गई। तो हमारा भी समाज इतना कोई बेहतर नहीं है, यहाँ पे भी क्रांति होनी चाहिए, यहाँ पे भी परिवर्तन का आधार बनना चाहिए। अर्थात बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यह अतीत की घोषणाओं से प्रेरित था। और है कि अतीत की घोषणाओं से पृथक होना, अब यहाँ पे पृथक होना इन द सेंस कि बिल्कुल आपको अलग नहीं करना है। क्योंकि पहले जो ब्रिटेन में हुआ, यूएसए में हुआ, वहाँ की विचारधाराएं क्या थी, कौन वहाँ पे थिंक टैंकर था। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, खासकर रूसों को ध्यान में रख के बात करेंगे कि देखिए रूसों, मैंने बताया था आपको, फ्रांस की गलियों में घूमने वाले लोग उसको ईंट पत्थर मारते थे। जब रूसो, ठीक है, जिस तरीके से सामान्य इच्छा की बात करता था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, प्रकृति की ओर लौटो की तरफ बात करता था, तो उस समय देखिए उसको लोग एकदम समझ रहे, मैंने एकदम होता है ना कि जैसे कि न्यूटन था, जितने भी एक से जो यहाँ पे वैज्ञानिक हुए हैं, जब तक उनकी खोज पूरा नहीं होगी तब तक लोग पागल ही समझते थे उसको। यही हाल था रूसों का ही। लेकिन देखिए कहाँ से कहाँ रूसों चला गया। आज आप वर्ल्ड हिस्ट्री में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रूसों को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो बात है। तो अतीत की घोषणाओं से पृथक होना अर्थात पिछड़ी जो घोषणा थी, मैंने पहले जो आया ब्रिटेन में, अमेरिका में, वहाँ पे रूसों की सामान्य इच्छा के सिद्धांत के नाम पे नहीं आया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति में रूसों की सामान्य इच्छा के सिद्धांत के नाम पे आया और रूसों बोलता हुआ नजर आएगा कि प्रकृति की ओर लौटो। जो भी राज्य की अवधारणा को रूसों ने प्रतिपादित किया, यहाँ पे रूसों बोलते हुए नजर आएगा कि राज्य जो है पूरी तरीके से जनता के द्वारा, जनता के लिए यहाँ पे होना चाहिए। अर्थात जो भी शासक आएगा उस सामान्य इच्छा के सिद्धांत के नाम पे आएगा, जिससे कि वो उत्कृष्ट कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों के कल्याण करेगा, कल्याण की उनकी बातें करेगा, तभी जाके लोग उससे खुश रहेंगे। अदरवाइज कान पकड़ के, ठीक है, कान पकड़ के उसका बाहर निकाल देंगे। तो इसको समझना होगा। आगे चल के देखिए यही उद्घोषणा के रूप में आप समझ सकते हैं, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे देखने की जरूरत है। यूरोप में, पूरे यूरोप में एकदम, ठीक है, एकदम आग एकदम पेट्रोल की भांति फैलती हुई नजर आएगी। उसी तरीके से इसका भी प्रभाव आपको लैटिन अमेरिकी देशों में दिखाई देगा, खासकर 19वीं शताब्दी में। वहीं जो वेनेजुएला का जो क्षेत्र है, वेनेजुएला का, ठीक है, और क्षेत्रों में आप देखेंगे, और लैटिन अमेरिका में तो एक हीरो, एक राष्ट्रवादी नेता का आगमन होगा साइमन बोलीवर के नेतृत्व में। कितने सारे जो देश हैं यूरोप से, ठीक है, आज़ाद भी होंगे, टक्कर भी लेगा वो सब। आगे चल के मामला एशिया में भी फैलेगा। एशिया में देखिए अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय की आप बात कर लीजिए, टीपू सुल्तान की बात कर लीजिए। क्या ये लोग परिवर्तन का आकांक्षी बना कि नहीं बना, खुद सोचिए। अगर थोड़ा भी बहुत आपके बारे में, ठीक है, आइडिया होगा कि टीपू सुल्तान कौन था, कैसे अंग्रेजों से लोहा लेते हुआ नजर आ रहा है। टीपू सुल्तान खुद एक जैकोबियन क्लब का एक मेंबर था। वही जैकोबियन क्लब, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा हुआ था रॉबेस्पियर की जो, ठीक है, दल था। तो ये सब परिवर्तन हो रहा है। यही है, देखिए प्रगतिशीलता का बहुत, मैंने इतना बड़ा पंख होता है कि उस पंख को कोई काट नहीं सकता। उसको काटने के लिए दुनिया की कोई कैंची नहीं बनी है। आगे आएगा इसी प्रगतिशीलता को काटने के लिए बिना कांग्रेस में डर नहीं खाएगा, लेकिन वो उस प्रगतिशीलता को, उस इतिहास की धारा को रोक नहीं पाएगा। जब इस तरह का देखिए प्रश्न बनता है तो आपको यहाँ पे बहुत ही, मैंने आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल आप अपनी मौलिकता को देख के इसको आप डिफेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रांसीसी घोषणा पत्र का सबल पक्ष क्या था। तो सबल पक्ष देख लेते हैं। मानव के मूलभूत अधिकार यहाँ पे लाया गया, जिससे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दिया गया, विधि के समक्ष समानता दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समझ रहे हैं ना, मतलब फ्रीडम ऑफ यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्रेशन के रूप में इसे समझिए।
एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। आज इसको लेके इंडिया में देखिए आए दिन विवाद होते रहता है, करेंट का बहुत बड़ा ये मुद्दा बन चुका है। विधि के समझ था, विधि देखिए यहाँ पे लॉ की यहाँ पे बात की जा रही, जब भी विधि की बात की जाती है तो इसमें दंड का भाग आ जाता है कि अगर आप इसको नहीं मानेंगे, ठीक है, तो फिर आपको दंडित किया जाएगा। भारत के संदर्भ में आईपीसी, इंडियन पैनल कोड का यहाँ पे सेक्शन है। तो बड़ा ही शानदार तरीके से फ्रांस में भी आपको आते हुए दिखाई दे रहा है कि विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सब कोई समान है, लेकिन संपत्ति के अधिकार को बनाए रखा गया, मनमानी गिरफ्तारी से मुक्ति दी गई। तो आपको समझना है, ठीक है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। अभी तक हम लोग प्रथम चरण में हैं, इसीलिए मैंने बोला था कि 60% यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है। अब एग्जाम में देखिए लिखना नहीं है आपको 60%, आपको समझना है, फील करना है कि 60% कैसे हो रहा है। भविष्य में यहाँ पे फ्रांस के लिए, ठीक है, संविधान का ही नींव रखते हुए आपको नजर आएगा। अभी देखेंगे आएगा सब, ठीक है, जैकोबियन आएगा, इसके अलावा आपको डायरेक्टरी का शासन आएगा। खासकर इन सारे ही पहलुओं को बार बार शामिल किया जाएगा। भारत का संविधान जैसा नहीं है कि एक बार संविधान बन गया तो चलते रहा, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे एकदम आमूल चूक परिवर्तन यहाँ पे होते रहेगा जब तक कि, ठीक है, नेपोलियन का पूरी तरीके से पतन नहीं हो जाएगा। विचारों को यहाँ पे प्रेरित किया, भावी विश्वधार के रूप में देखिए मानवाधिकार का एजेंडा के रूप में फ्रांसीसी घोषणा पत्र यहाँ पे, ठीक है, जो भी इसके मूल्य थे सामने आया। उदारवादियों के लिए देखिए यहाँ पे चार्टर के रूप में प्रयुक्त होने लगा और यही पूरे यूरोप में परिवर्तन का आधार बना। और पूरे यूरोप में क्यों, पूरे हम लोग अगर विश्व की बात करें तो ज़्यादा उपयुक्त शब्द होगा। तो चार्टर का मतलब होता है घोषणा, तो उदारवादियों के लिए घोषणा की तरह ये, ठीक है, इसका महत्व है। नेक्स्ट, सीमाएं के रूप में अगर आप देखें तो कुछ न कुछ लिमिटेशन भी है जो अक्सर एग्जाम यहाँ पर अटैक करता है। तो मध्य वर्ग के हितों के यहाँ पे अनुकूल हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि निम्न वर्ग के हितों को नज़रअंदाज कर दिया गया। देखिए निम्न वर्ग के हितों को नज़रअंदाज कर दिए, वही निम्न वर्ग है जो टेनिस कोर्ट में बास्तिल किले को लूटने में उस मध्य वर्ग को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मध्य वर्ग निम्न वर्ग को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहा है। अर्थात निम्न वर्ग को काम, भोजन, संघ संगठन बनाने की अनुमति को यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं दिया गया, काम के अधिकार को नहीं दिया गया निम्न वर्ग को। भोजन समझ रहे हैं ना, आज जैसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वितरण प्रणाली है, यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, अगर बंद कर दिया जाए इसे तो न जाने भारत में कितने करोड़ लोग, ठीक है, भूखे मर जाएंगे। लेकिन देखिए आज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक लोक कल्याणकारी नीति के तहत अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाया जा रहा है तो उससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन मध्य वर्ग ने नहीं चलाया कि भाई मरो रो, हमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पुरुष अधिकार को यहाँ पे बनाए रखा गया और महिला अधिकार को देखिए, इस महिला अधिकार को भी खत्म कर दिया गया। आपको जान के बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि उस फ्रांसी क्रांति में 1789 में जो पहली बार फ्रांस की क्रांति हुई प्रथम चरण में, इन महिलाओं ने बेहद ही एग्रेसिव रोल प्ले किया, क्योंकि लुई 16 इतनी आसानी से उस राष्ट्रीय सभा में आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, बल्कि महिलाओं ने घेर लिया उसको और पकड़ के लाया लुई 16 को। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, महिलाओं को भी देखिए यहाँ पे ठेंगा दिखा दिया गया, महिला अधिकार को यहाँ पे दिया गया नहीं है। वयस्क मताधिकार, मैंने होता है ना अधिकार के रूप में सबसे पहले आता है कि भाई मताधिकार दिया गया कि नहीं दिया गया, नहीं दिया गया इनको। इसीलिए यूरोप का समाज भी देखेंगे तो बहुत, आज भी अगर देखा जाए वहाँ पे तो पितृसत्तात्मक समाज का जो प्रभाव है आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। और ये अभी से नहीं है, एंशिएंट इरा से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, ठीक है, उसमें भी यही हाल था। चर्च की संपत्ति पर यहाँ पे हमला किया गया तथा राष्ट्रीय संपत्ति यहाँ पे घोषित कर दिया गया। अब देखिए यही है, चर्च की संपत्ति को घोषित, ठीक है, हमला कर दिया गया, क्योंकि पुनर्जागरण और प्रबोधन कालीन से युक्त जो भी लोग हैं, खासकर निम्न वर्ग है, क्यों नहीं करेगा। देखिए चर्च जो है लोगों पे, किसानों पे, उनकी मेहनत खून की कमाई पे, ठीक है, उन पे टाइट कर लगा रहा है, बेचारे करे तो क्या करे। अब अटैक करने का यहाँ पे मौका मिल गया, क्योंकि उस पोप पादरी व्यवस्था का, चर्च व्यवस्था का राज यहाँ पे खुल चुका था कि भाई ये लूट खसोट करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले हैं। पादरियों का, ठीक है, जो भी उनका रोमांचक जो लाइफ होता था, रोमांचक से ज़्यादा जो खराब इन द सेंस अगर मैं बोला जाऊँ कि रंग रेलिया वाला जो लाइफ होता था उनका,
कि दूसरों को बोलो कि भाई मोक्ष की प्राप्ति करना है और अपने आप को पूरी तरीके से, ठीक है, नाजायज संबंधों से जोड़ना, ये आम बात थी वहाँ पे। तो लोगों को तो पता लग ही जाएगा। अब ये यहाँ पे पता लग गया चर्च को। अब उनके पास ये नहीं है कि भाई ठीक है यीशु मसीह है, चर्च व्यवस्था है, सब चीज़ यहाँ पे तिलस्म में टूट चुका है और उस चर्च को, ठीक है, पूरी तरीके से अटैक कर लिया गया, जगह जगह अटैक होने लगा। इसमें एक नोट्रे डेम चर्च है, बहुत फेमस नाम है नोट्रे डेम चर्च, ठीक है, कैथोलिक चर्च है, इसको लूट लिया गया। उपासना स्थल को गैर धार्मिक कार्यों के लिए यहाँ पे संरक्षित कर दिया गया। कुल मिला के देखेंगे तो धर्म निरपेक्षता की राह पे फ्रांस चल पड़ा, अर्थात अब फ्रांस किसी भी धर्म को मानने वाला नहीं था। फ्रांस अब किसी भी धर्म को मानने वाला नहीं था। धर्म निरपेक्षता का मतलब फ्रांस के संदर्भ में क्या है? तटस्थ, तटस्थ। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर धर्म निरपेक्षता की मैं बात पूछी तो आपको बताना पड़ेगा कि भारत में धर्म निरपेक्षता का महत्व है सभी धर्मों को बराबर रूप से मानना, ना कि तटस्थ हो जाना। इसीलिए तो आप देखते होंगे जितने भी भारत के, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट है, नेता हैं यहाँ के, मंदिर से लेके, मस्जिद से लेके, गुरुद्वारा से लेके, ठीक है, सब जगह ये लोग जाते हुए आपको मिल जाएगा। तो ये है भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब। लेकिन फ्रांस में अभी भी वही है, तटस्थता, तटस्थता, ध्यान रखिएगा, तटस्थता यहाँ पे। और नेक्स्ट देखेंगे तो जो भी पादरी थे इनके साथ भी बहुत ही बुरा बदसलूक किया गया और मेरा मानना है कि ये लोग बिल्कुल इसके योग्य था। भाई इनके साथ ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि अभी तक जितना लूट खसोट मचाया था सब, पूरा मध्यकाल से लेके 1000 साल से ऊपर तक इनके द्वारा लोगों का शोषण किया गया, तिलस्म टूट गया। पादरियों को वफादारी सिद्ध करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी लाया गया। क्या था ये सिविल कॉन्स्टिट्यूशन क्लर्जी? बोला गया कि राज्य के प्रति पादरी क्या करेगा? शपथ लेगा। बड़ी मतलब ये जो विडंबना वाली जो चीज थी पादरियों के संदर्भ में देखा जाए, क्योंकि अभी तक फ्रांस की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो धर्म था, धर्म का वर्चस्व राज्य पे होता था। आपको ध्यान होगा धर्म, ठीक है, राज्य पे कंट्रोल करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? तो राज्य धर्म पे कंट्रोल करते हुए नजर आ रहा है। अब पादरियों को भाई बोला जा रहा है कि राज्य के प्रति भाई निष्ठा व्यक्त करो। आगे हिटलर ऐसे ही करवाएगा। हिटलर, ठीक है, जो भी नाजीवादी संगठन, जो भी पार्टी थी, हाथ को ऐसे करके रखवाता है ना, शपथ भाई लो। पादरियों के साथ वैसे किए जाने लगा। जो पादरियों ने शपथ ले लिया उसको ज्यूरर बोला गया, एक्सेप्ट जिसने कर लिया, और जो एक्सेप्ट नहीं किया उसको नॉन ज्यूरर बोला गया। और इनको तो भाई फ्रांस से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बाकी अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ फ्रांस में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ऑस्ट्रिया में निकल गया सब, जर्मनी में निकल गया, इटली में आ गया, प्रसा में आ गया, सारे जगह ये लोग भागने लगा। कुलीन पादरी सब भागने लगा और जाकर बोलने लगा कि देखो भाई, मतलब फ्रांस में जो हो रहा है एकदम बिल्कुल अलग हो रहा है। इतना क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ पे हुआ है कि वहाँ पे कुलीनों पादरियों को मारा जा रहा है। बाकी यूरोपीय जो देश थे, सोचिए क्या हाल होती होगी उनकी, सहम गए थे। इतना जो परिवर्तन यूरोप के अन्य किसी देश में नहीं थी, अगर हम लोग इंग्लैंड को छोड़ दें, लेकिन फ्रांस में थी। इसी को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, फ्रांस में थी और यही तो परिवर्तन हो रहा है। अब ये परिवर्तन एक बार आ गया, प्रगतिशील विचारधारा है, इतिहास की धारा है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, चलते रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे नए संविधान को लागू करना। तो राष्ट्रीय असेंबली आया यहाँ पे। राष्ट्रीय असेंबली बोला गया कि देखो, जो राष्ट्रीय असेंबली के जो पहले जो सदस्य यहाँ पे रह चुका है वो संविधान सभा का सदस्य नहीं होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक विवादास्पद मुद्दा था और इसीलिए 1791 में देखेंगे तो फ्रांस का जो संविधान है पुनः देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैंने पुनः नहीं कहेंगे, प्रथम बार यहाँ पे जो तैयार हुआ मध्यवर्गीय चेतना से प्रभावित था। मोंटेस्क्यू के सिद्धांत को यहाँ पे लाया गया। इस होता है मोंटेस्क्यू का जो अमेरिकी संविधान में लाया गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को सेपरेट करो भाई, शक्ति का पृथक्करण यहाँ पे देना था। फ्रांस में भी यही किया गया। विधानमंडल और कार्यपालिका की जो शक्ति थी, एग्जीक्यूटिव की जो शक्ति थी, यहाँ पे अलग अलग हाथों में बांटा गया,
ठीक है। तो कार्यपालिका के रूप में तो ऑलरेडी वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र था, तो शासक तो था ही, लेकिन विधानमंडल के रूप में मध्य वर्ग यहाँ पे खुद स्टेबलाइज हो गया, मताधिकार सीमित किया गया, संपत्ति के अधिकार को बनाए रखा गया। कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं कि सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन में जो संवैधानिक राजतंत्र था एक समन्वयन लाने का प्रयास किया, और यही है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में जो स्टेबलाइज हुआ, इसी को आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर प्रथम चरण की उपलब्धियां देख लेते हैं। एग्जाम इस तरह का प्रश्न डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, वैसे तो इतने चीज़ों को पढ़ गए हैं आप, बार बार जो रिपीट हो रहा है तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या हो रहा है। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई, विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, नागरिक अवधारणा ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सामने आई, मूलभूत अधिकारों को यहाँ पे दिया गया, लेकिन निम्न वर्ग को यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया। आर्थिक सामाजिक जो स्वतंत्रता इनको मिलनी चाहिए वो मिली नहीं। कोई भी क्रांति हो, देखिए जब तक किसी का पेट नहीं भरेगा, क्या वो क्रांति को रोकना चाहेगा? बिल्कुल रोकना नहीं चाहेगा। यही कारण है, देखिए निम्न वर्ग के हितों की अवहेलना करना मध्य वर्ग को बड़ा भारी नुकसान आगे चुकाना पड़ेगा। क्रांति जारी है, ध्यान रखिए, क्रांति जारी है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग, निम्न वर्ग आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता से इनको वंचित कर दिया गया, तो समस्या यहाँ पे आएगी ही आएगी। ठीक है, अब पीछे के जो प्रश्न जो दिया गया था, कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ये ठीक है, यूपीएससी में डायरेक्ट प्रश्न को पूछा गया है कि 26 अगस्त 1789 को व्यक्ति एवं नागरिकों की उद्घोषणा ने पुरातन व्यवस्था को मृत्यु पर मार दे दिया। अब देखिए, आप अंडरलाइन करिए, ठीक है, किसको? तो 26 अगस्त 1789 को। अब दिमाग में आपका चलना चाहिए कि जो टाइम पीरियड है 1789, ये तो फ्रांस की क्रांति का टाइम पीरियड है। कौन सा टाइम पीरियड है? तो याद करिए, संवैधानिक राजतंत्र का टाइम पीरियड है। व्यक्ति एवं नागरिक की उद्घोषणा, अर्थात इसका मतलब फंडामेंटल राइट से है, नागरिक अधिकारों से है। इसने क्या किया? तो जो भी पुरातन व्यवस्था था, ठीक है, पुरातन व्यवस्था क्या था समझिए, वहाँ पे सामंतवादी व्यवस्था, चर्च व्यवस्था था, कुलीन वाला व्यवस्था था, विशेष अधिकार वाला व्यवस्था था, सबको क्या कर दिया? मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया। क्योंकि अब नागरिक अधिकार आ गया ना, नागरिक अधिकार में बस एक ही चीज का महत्व है, और वो है नागरिक, कोई विशेष अधिकार नहीं, सब खत्म। टिप्पणी कीजिए, ठीक है, टिप्पणी यहाँ पे करना है आपको। जैसे ही टिप्पणी करने के लिए आए तो इसमें आप बहुत ही आज़ाद होते हैं, ठीक है, अपने आप विचारों को, इसमें आपका जितनी मौलिकता आपके आंसर में झलकेगी, ठीक है, एग्जामिनर आपको उतना ही मार्क्स देगा। तो आसान होता है। थीसिस के रूप में, भूमिका के रूप में आप थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब ये अंतिम नहीं है, ठीक है, आप जब पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इससे आप बेटर एंड बेटर लिख सकते हैं। और यकीन मानिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे 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 ठीक है, कुछ ना कुछ टॉपिक हमारे पास आते जाएगा, चीज़ों को कोरिलेट करके लिखेंगे तो आंसर आपका ज़्यादा यहाँ पे प्रभावी होता हुआ नजर आएगा। थीसिस में अगर देखें तो देखिए, एक बहुत बड़ा ही विभाजक रेखा को इंडिकेट कर रहा है। कौन इंडिकेट कर रहा है? तो नागरिक उद्घोषणा, क्योंकि यहीं से अब शुरू हो जाएगा आधुनिक युग का शुरू हो जाएगा, अर्थात नागरिक अधिकारों का एक बहुत बड़ा प्रचलन यहाँ पे चल पड़ेगा, जो पूरे यूरोप के साथ साथ विश्व को भी प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे आप 3-4, ठीक है, जो लाइन है, 3-4 लाइन में आप भूमिका के रूप में, ठीक है, दे सकते हैं। अब आ जाएगा बॉडी पार्ट के बीच में आपको मेंशन क्या करना है। तो अब वही सारी बातें हैं कि मूलभूत अधिकार जो भी स्वीकृति दे दिया गया, अब जो भी मूलभूत अधिकार में, ठीक है, जो भी यहाँ पे था आपको दिखाते चलना है। जन संप्रभुता को यहाँ पे सबसे पहले रखा गया कि अब कोई पादरी नहीं है, कोई सामंत कुलीन नहीं है, और सब एक ही चीज़ है, और क्या हो? नागरिक है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आपको दिखाने की ज़रूरत है कि कैसे फैलते गया, आज भी ये फैल रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशन को भी दिखाना जरूरी है कि पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कुछ पुरातन व्यवस्थाएं मौजूद थी जो सदियों से, ठीक है, जो दबे कुचले लोग थे, अभी भी यहाँ पे उनको स्वायत्ता नहीं मिली, अधिकार नहीं मिला, अर्थात महिला अधिकार बना रहा, निम्न वर्ग की स्थिति ज्यों का त्यों यहाँ पर बनी रही। और इसी का प्रश्न आगे होगा भविष्य में, मैंने प्रश्न क्या, इसका मतलब हिसाब किताब होगा आगे भविष्य में होगा, आपको यहाँ पे दिखाने की जरूरत है। टिप्पणी के रूप में यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं कि ये यही है कि वियना कांग्रेस ने क्या किया, तो पुरातन व्यवस्था को छीन भिन करने का प्रयास किया,
ठीक है, मैंने पुरातन व्यवस्था को छीन भिन करने का प्रयास किया, अर्थात जो नई चेतना थी, नए विचार था फ्रांस की क्रांति से जनित, उसको रोकने का प्रयास किया और पुरातन व्यवस्था को पुनः स्टेबलाइज करने का प्रयास किया। रोकने का यहाँ पे टीम ने पुनः उसको पूरे यूरोप में लाने का प्रयास किया। ठीक है, और आगे चल के अब विचारधारा है रुकेगी नहीं, उपनिवेशों के लिए विध्वंसक साबित हुआ, क्योंकि उपनिवेश भी तो चाहेंगे कि हम आज़ाद हो जाएं। यही तो लाया गया है। इतना आप लिख लेंगे, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति के लिए विचारधारा कहाँ तक उतर रही है? जहाँ आपको लग जाए विचारधारा मैंने कहाँ तक, ये अपने आप में ठीक है, आपको पास कितना आर्गुमेंट है, उन आर्गुमेंटों के माध्यम से आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं यहाँ पे। इसलिए देखिए, यूपीएससी क्वेश्चन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करते हैं ना, सिविल सर्विस का जो भी क्वेश्चन है, चाहे स्टेट पीसीएस का चाहे यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ, तो आप बिल्कुल ही मैंने वहाँ पे आप लिखने के लिए आज़ाद होते हैं। मौलिकता जितना दिखाइए नंबर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे भी वही है, थेसिस के रूप में, भूमिका के रूप में आपको दिखाने की ज़रूरत है कि बौद्धिक शून्य क्या। अगर ये बौद्धिक शून्य रूसो, वोल्टेयर, कांट, दिदरो, अगर ये सारे जैसे विचारक नहीं होते तो फिर फ्रांस की क्रांति का जो चेतना जो होता है, देखिए सबसे पहले विचार, ठीक है, ये नहीं आता, विचारों में हमें कमी दिखाई देती। इसीलिए कहा जा रहा है कि बौद्धिक शून्य में फ्रांसीसी क्रांति यहाँ पे नहीं हो सकती थी, होती तो समय लगता। और कुल मिला के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी परिस्थितियाँ थी फ्रांस के, ठीक है, जो भी उस समय की स्थिति थी, उसको बौद्धिकों ने एक दिशा देने का प्रयास किया। अब इनका जो बातें बोला गया है, उनकी बातों को आप लिख सकते हैं। बॉडी में यहाँ पे आप लिख पाएंगे समस्याओं को कैसे आईना दिखाया, क्योंकि उस फ्रांसीसी क्रांति में समस्याओं को इंडिकेट करना भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे रूसो बोलता हुआ आएगा सामान्य इच्छा के सिद्धांत के नाम पे, वोल्टेयर चर्च व्यवस्था पे चोट करेगा, मोंटेस्क्यू शक्ति के पृथक्करण पर यहाँ पे चोट करता हुआ नजर आएगा, रूसो सामान्य इच्छा के सिद्धांत पे नाम पे आर्गुमेंट देते हुए नजर आएगा। इसको आपको दिखाना पड़ेगा और विभिन्न विचारों से अवगत कराते हुए, ठीक है, आगे आप देखेंगे कि कैसे इनकी मृत्यु के पश्चात भी मध्य वर्ग ने इनका सहारा लिया। और यही मध्य वर्ग है, देखिए मध्य वर्ग कॉफ़ी हाउस, क्लब हाउस में जहाँ लोग इकट्ठा होता था, सब मध्य वर्ग, ठीक है, आपस में बातें करता था और उन बातों को वैध रूप प्रदान करने के लिए मध्य वर्ग इन विचारकों का सहयोग लेता था। तो इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मध्य वर्ग ने इनका क्या किया, सहारा लिया, इनका यूज किया और उसके माध्यम से क्रांति के लिए एक चेतना का पूरी तरीके से, ठीक है, आधार प्रदान किया। अब आइए हम लोग बात करते हैं क्रांति का द्वितीय चरण। ये भी चरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा बदलाव है। ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया है आपको शुरू में ही, इसमें लगभग 100% जो चेंज आएगा 1792 से 94 में। ध्यान से देखते चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए बड़ा बदलाव क्रांति पर, देखिए निम्न वर्ग, पेरिस की भीड़ का नियंत्रण हुआ। कब हुआ? तो उग्र और हिंसा के माध्यम से हुआ। पेरिस की भीड़ का जब नियंत्रण हुआ क्रांति में, आपको याद है ना, वहीं बास्तिल के पतन के समय पूरी तरीके से नियंत्रण हुआ। तो कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मध्य वर्ग यहाँ पे हाशिए पे चला गया है, लेकिन मध्य वर्ग तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, लेकिन कितना, कुछ समय के लिए मध्य वर्ग यहाँ पे हाशिए पे गया हुआ है। अब क्यों गया है? तो देखिए भीड़ है, भीड़ के सामने टिकना किसी भी शासन व्यवस्था के लिए समझिए कि बहुत ही मतलब उसके लिए एक कोमल पल होता है। देखिए दिल्ली में ही, ठीक है, दिल्ली में जो भी किसान आंदोलन के समय इतना बड़ा जो उग्र भीड़ जब रूप अख्तियार करता है, तो सामने वाला देखिए पुलिस फोर्स भी, वो भी कोई, ठीक है, भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है, वो भी इंसान ही है। संख्या जिनकी अधिक रहेगी, ठीक है, या तो दो ही चीज होगा, या तो उनको खत्म कर दो, मार दो, जो कि एक, ठीक है, लोकतांत्रिक देशों में करना इतना आसान नहीं होता है, या तो फिर हथियार डाल दो, यही होता है। और यही देखिए क्रांति पर जब निम्न वर्ग का अर्थात पेरिस की भीड़ का जब पकड़ होगा, तो बहुत बड़ा जो परिवर्तन होगा, देखिए आपको समझने की जरूरत है। एक ऑलरेडी संवैधानिक राजतंत्र में आप देख चुके हैं कि निम्न वर्ग के हितों की अवहेलना की गई, तो क्या अब निम्न वर्ग को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो छोड़ देगा? निम्न वर्ग तो अब छोड़ने के बिल्कुल ही पक्ष में नहीं है कि भाई अब एक बार मौका मिल जाए, हम परिवर्तन करेंगे। और यही आपको दिखाई देगा। बाकी अन्य जहाँ क्रांति हुई है, अमेरिका में ले लीजिए, अमेरिकी क्रांति में निम्न वर्ग का प्रभाव एग्रेसिव बहुत अधिक वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, नेतृत्व करता मध्य वर्ग रहेगा। फ्रांस में भी वही होता है,
लेकिन एक समय तक जैसे फ्रांस में ठीक है मध्य वर्ग अपने हितों से परिचालित होने लगेगा, निम्न वर्ग को समस्या होगी और निम्न वर्ग यहाँ पे ध्यान रखिएगा बिल्कुल ही ऐसी मोड पे आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हैं कि क्रांति निम्न वर्ग के पक्ष में क्यों मुड़ी। समझना पड़ेगा आपको कि क्रांति निम्न वर्ग के पक्ष में क्यों मुड़ी। बोला गया कि देखिए संविधान सभा का सदस्य भावी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। याद करिए इस संविधान सभा के सदस्य में जो कि थर्ड स्टेट के लोग थे, इसमें अच्छा खासा जो संख्या थी इसकी थी तो किसानों की थी, दस्तकारों की संख्या इसमें अच्छा खासा मौजूद थी जो अपने आप को कम्यून बोलते थे। ठीक है, कम्यून बोलते थे, याद है ना। इसी कम्यून से आगे चल के मार्क्सवादी परंपरा के तहत कम्युनिज्म का विकास हो जाएगा। तो ये लोग कौन थे? कम्यून थे। क्या बोला गया? तो भाई आगे जो विधानमंडल का जो सदस्य तुम बन नहीं पाओगे। इनका दिमाग तो ऐसे ही खराब हो गया क्योंकि आगे जो विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाएंगे, अर्थात इनको छोड़ के अब कौन बनेगा? मध्य वर्ग बनेगा। इसीलिए 1789 और 1791 में आप देखेंगे कि जो भी यहाँ पे क्रांति हुई, ठीक है, क्रांति को कराने में मध्य वर्ग नेतृत्वकर्ता का भूमिका निभाया, लेकिन उसका सपोर्ट निम्न वर्ग करता हुआ नजर आएगा। लेकिन निम्न वर्ग को क्या मिला? ठेंगा मिल गया। इसीलिए संतुलन खो दिया। भाई बोल रहा है कि ना भावी विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। समझिए इस चीज को। मध्यवर्गीय नेतृत्व से बहुत निराशा हाथ लगी, बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगी भाई कि तुम उनको वयस्क मताधिकार नहीं दे रहे हो, भोजन का अधिकार नहीं है, काम का अधिकार नहीं है, फिर ऐसा लाइफ जी के क्या होगा। निराशा हाथ लगी। निम्न वर्ग को बहुत ही ठेस पहुंचा कि भाई अब तो फिर से क्रांति करना होगा हमें। और इसी में निम्न वर्ग के तहत आप देखेंगे कि दो जो दलों का विकास होगा जो अपने आप को निम्न वर्ग के रूप में ही प्रतिनिधित्व करते थे, जिरोंदिस्ट और यहाँ पे हो जाएगा जैकोबियन। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये उल्टा हो गया है। जिरोंदिस्ट जो दल था यहाँ पे, इनमें बुद्धिजीवी लोग कुछ यहाँ पे शामिल थे। बुद्धिजीवी समझ रहे हैं ना, माने परिवर्तन चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें लोग ज्ञानी लोग हैं। जैकोबियन में पूरी तरीके से एग्रेसिव, ठीक है, देखेंगे लोग, ठीक है, लोग क्लब बनाया हुआ था, नाम ही है जैकोबियन क्लब। इसी जैकोबियन क्लब का मेंबर टीपू सुल्तान हुआ करता था। सोचिए फ्रांस कहाँ है, भारत कहाँ है, ठीक है। उस समय उस जैकोबियन क्लब का मेंबर ऐसा माना गया कि टीपू सुल्तान भी था और अंग्रेजों का दुश्मन फ्रांस भी था। तो स्वाभाविक है कि टीपू सुल्तान भी फ्रांस का दुश्मन, टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों का दुश्मन बन जाएगा। और इसीलिए देखिए टीपू सुल्तान को या फिर उसके पिता को अंग्रेजों के द्वारा ही मार दिया गया, हैदर अली और ठीक है उसका पुत्र जो भी टीपू सुल्तान था। खैर वहाँ हम लोग आके देखेंगे, लेकिन मैं अभी इंडिकेट आपको, ठीक है, करते चलता हूँ कि आपको इंडियन, ठीक है, हिस्ट्री भी, मॉडर्न हिस्ट्री भी उतना अच्छे तरीके से पढ़ना है। नाम से आप वाकिफ रहेंगे तो चीज़ों को कोरिलेट आसानी से कर पाएंगे। तो जिरोंदिस्ट यहाँ पे जैकोबियन, कुल मिला के दोनों अगर देखा जाए तो उग्र सुधार के पस्तर थे। राजनीतिक दल इनका यहाँ पे पूरी तरीके से बन चुका था। तो ये है यहाँ पे देख पा रहे हैं, छोटा सा इमेज मैंने लगा दिया है, इसमें बैठा हुआ है सब जैकोबियन दल का लोग। देख रहे हैं ना कितनी संख्या इनकी, निम्न वर्ग की संख्या यहाँ पे अधिक होती है। कह रहा है कि कुछ घटनाक्रम को आप यहाँ पे देख लीजिए। 1792 में क्या हुआ, तो अभी तक 1792 के पहले क्या चल रहा था, तो संवैधानिक राजतंत्र चल रहा था। उस संवैधानिक राजतंत्र में मध्य वर्ग का रोल अच्छा खासा था, लेकिन शासक का भी तो रोल था। शासक का पद तो भी खत्म नहीं हुआ था, शासक मौजूद था, लेकिन शासक बहुत अधिक आमूल चूक परिवर्तन का साक्षी नहीं बन सका था। कंट्रोल तो, कार्यपालिका का जो कंट्रोल तो शासक के हाथों में ही हुआ करता था। इसीलिए निम्न वर्ग को लगा कि नहीं, जो भाई करना है शासक को ध्यान में रख के करेंगे, तब जाके कुछ बड़ा हमें परिवर्तन करने का मौका मिलेगा। 1792 में देखिए राजमहल पर, ध्यान से दीजिए, राजमहल पर निम्न वर्ग ने हमला कर दिया। सोचिए राजमहल पर हमला कर दिया गया और राजा रानी को बंदी बना दिया गया। कितना वहां पे खून खराबा हुआ, जो भी उसके बॉडीगार्ड थे राजा रानी के, ठीक है, सबको यहाँ पे मार दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही निम्न वर्ग ने राजा रानी को बंदी बना लिया, राजा का संबंध किससे? ऑस्ट्रिया से है। ऑस्ट्रिया का जो, ठीक है, जो वहाँ का जो शासक होता था फ्रेडरिक द्वितीय, उसकी जो बहन कौन थी? रानी थी एंटोनिया। आपको याद होगा एंटोनिया, ठीक है, एंटोनिया, मैरी एंटोनिया। और राजा कौन है अभी? लुई 60 है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या हुआ देखिए, ऑस्ट्रिया का शासक
समझिए लुई 60 को क्या बोलेगा, जीजा जी बोलेगा। देखिए समझ रहे हैं, तो संबंधित था। और इतना बड़ा स्टेप लिया गया निम्न वर्ग के लिए, मैंने निम्न वर्ग ने इतना बड़ा स्टेप लिया, अपने आप में इतना बड़ा ही। सोचिए एक निम्न वर्ग जा रहा है और जाके राजा रानी को बंदी बना ले रहा है, और वो भी एक ऐसा राजा रानी को बंदी बना रहा है जिसका खानदान पूरा ही मैंने यूरोप में, ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पस्तर था। लेकिन हुआ, इसीलिए तो फ्रांसीसी क्रांति इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजतंत्र पर हमला कर दिया। इसमें जिरोंदिस्ट और जैकोबियन लोगों ने पूरी तरीके से अपना एक नया संविधान बनाया। अब आगे प्रक्रिया देखेंगे, गुजरेगा, ठीक है। नया संविधान को ये बनाया गया, और इस नया संविधान में वयस्क मताधिकार दिया गया, सबको दे दिया। भाई अब हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। एक सदन वाली विधानमंडल को यहाँ बुलाया गया, इसी को बोला गया नेशनल कन्वेंशन बोला गया। कार्यपालिका शक्ति विभिन्न, ठीक है, समितियों में यहाँ पे निर्धारित कर दी गई। अर्थात यहाँ आप देखेंगे तो परिवर्तन का क्रम 100% आपको दिखाई देगा, जो कि निम्न वर्ग के हितों से भी पूरी तरीके से परिचालित हो रहा है। इसीलिए इसको कई सारे विद्वान द्वितीय क्रांति के नाम से जानते हैं कि बहुत बड़ा क्रांति था। अब ये कैसे हुआ है, थोड़ा सा इस पे आप नज़र डालिए, ठीक है। तो देखिए, नव स्थापित नेशनल कन्वेंशन विधानमंडल में 2 समूह यहाँ पे मौजूद था, 2 समूह मौजूद था, ध्यान रखिएगा। नेशनल कन्वेंशन, ठीक है, राजा का दूसरा है क्या है, पस्तर है, ठीक है। नेशनल कन्वेंशन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहला पक्ष है, ध्यान रखिएगा। नेशनल कन्वेंशन नहीं होगा, पहला पक्ष, ठीक है, पहला पक्ष। दूसरा है राजा का पक्षधर। अब जो राजा का पक्षधर है तो ये तो चाह रहा है कि भाई रिलीज करो, राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद होना चाहिए। ये बहुत अधिक परिवर्तन की डिमांड नहीं कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, राजा के पक्षधर में कौन होगा, यहाँ पे मध्य वर्ग यहाँ पे मौजूद होगा, मध्य वर्ग मौजूद होगा। राजतंत्र को पुनः स्थापित करना चाहेगा, लेकिन ये जो पहला पक्ष है ये वही लोग हैं, जैकोबियन और जिस दल है जो रेडिकल चेंज की मांग करेंगे, बोलेंगे नहीं भाई सब बदलना है, हमें पूरी की पूरी प्रक्रिया बदलना है, गणतंत्र को लाना है हमें, ठीक है। दोनों में यहाँ पे समस्या यहाँ पे बढ़ते जाएगा। अब देखिए आगे क्या हो रहा है कि जो, ठीक है, नेशनल कन्वेंशन था जिसको विधानमंडल जिसको बोला गया, वहाँ पे जो भी अध्यक्ष देखिए बैठता था, इस अध्यक्ष जो बैठता हुआ था यहाँ पे देखिए जो, ठीक है, 2 लोग यहाँ पे 2 पार्टी के रूप में जो मौजूद हैं। पहला है जैकोबियन और जिरोंदिस्ट, दूसरा है यहाँ पे राजा के सपोर्ट करने वाले लोग। अब इसी जो अध्यक्ष के ध्यान दीजिएगा तो करेंट सिनेरियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अध्यक्ष के देखिए ये लोग कहाँ है, लेफ्ट में बैठ रहा है। देखिए ये लोग लेफ्ट में नहीं, अपने से मिलाइए, ये लोग लेफ्ट में बैठ रहा है, और ये जो राजा का पक्षधर लोग कहाँ बैठ रहा है, सॉरी अध्यक्ष के, ठीक है, राइट में बैठ रहा है राजा के पक्षधर लोग। अब समझिए, इसी से आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो अध्यक्ष के बाएं तरफ बैठ रहे हैं उनको बोला गया वामपंथी। और क्यों ये जब बाएं तरफ बैठ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन को इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें परिवर्तन करना है, चाहे वो हिंसा के माध्यम से हो, उग्र परिवर्तन के माध्यम से हो, एनी कॉस्ट हमें करना है। और जो शासक के समर्थक रहे राइट में बैठ रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं कि नहीं भाई यथा स्थितिवादी रहे। इनको बोला दक्षिणपंथी, इनको परंपरावादी बोला जाता है कि भाई ट्रेडिशन जैसे चल रहा है चलने दो। अनुदारवादी, जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन का समर्थन नहीं करना चाहता है। ध्यान रखिएगा, एक होता है उदारवादी, दूसरा है अनुदारवादी, ठीक है। उदारवादी परिवर्तन का चाह यहाँ पे रखेगा, थोड़ा बहुत रखेगा, लेकिन अनुदारवादी बोलेगा ना एकदम नहीं भाई, जैसे चलता है चलने दो। और ऐसा कौन लोग करेगा, तो शासक के जो कट्टर समर्थक है वही करेगा। समस्या यहीं से बढ़ना शुरू हो गई। अब दोनों के विचारों में मैच खा ही नहीं रहा है, तो अब युद्ध को प्रोत्साहन मिलने लगा। देखिए संसद में ही, ठीक है, पूरी तरीके से विधानमंडल में ही तलवारें तन जा रही है, तो समस्या तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। और तो और यहाँ पे निम्न वर्ग के द्वारा राजा रानी को क्या कर लिया था, बंधक भी बना लिया गया था। अब देखिए यहाँ पे कैसे खेल खेला जा रहा है, ठीक है। अब वामपंथियों को मांग थी कि भाई क्या करो गणतंत्र लाओ, और दक्षिण पंथियों की मांग थी कि भाई क्या करो तो राजतंत्र की शक्ति को पुनः स्थापित करो। दोनों को लग गया, ठीक है, कि राजा को बलि का बकरा बनाना अब जरूरी है। कैसे, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पे दक्षिण पंथियों की क्या डिमांड थी कि देखो भाई राजा साहब है बहुत ताकतवर है, राजा साहब ध्यान से समझिए, राजा साहब बहुत ताकतवर है क्योंकि राजा का जो सगे संबंधी है, सगे संबंधी ऑलरेडी यूरोप में फ्रांस के बाद अगर किसी की शक्ति अगर बड़ी थी, अगर ब्रिटेन को छोड़ दिया जाए, ब्रिटेन को हमेशा अलग ही रखिएगा, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया बहुत बड़ी शक्ति के रूप में मौजूद था, प्रसा जो सब एक दूसरे से मिले हुए थे, उसके अलावा इधर रूस था। तो दक्षिणपंथियों को लगता था कि अगर हम लोग राजा को सपोर्ट कर रहे हैं, राजा तो इसमें जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि इसके सगे संबंधी इतने लोग पावरफुल हैं कि ये लोग वामपंथियों को मार भगाएगा। वामपंथी लोग क्या चाह रहा था कि देखो जब राजा रानी को हम लोग बंधक बना सकते हैं, जब राजा रानी को हम लोग बंधक बना सकते हैं तो फिर उनका सर कलम करने में हमें कितना समय लगेगा। लेकिन वामपंथियों को क्या लाना था? गणतंत्र लाना था, गणतंत्र लाना था। और इस गणतंत्र को लाने के लिए हमें प्रजा के साथ, फ्रांस की जनता के साथ कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाना होगा जिससे कि फ्रांस की जनता हमें सपोर्ट करे। अब उनको मिल गया कि राजा को बलि का बकरा बनाते हैं, अर्थात आप समझने का प्रयास कीजिए, राजा को बलि का बकरा बनाते हैं। कैसे? तो देखिए बोला गया कि जैसे ही अगर युद्ध होगा, जैसे ही युद्ध होगा राजा के समर्थकों से, तो राजा क्या करेगा? अपनी शक्ति को बुलाएगा ही बुलाएगा, अपने सगे संबंधियों को बुलाएगा ही बुलाएगा। और जब अपने सगे संबंधियों को बुलाएगा तो वामपंथी बोल देंगे कि देखो भाई ये फ्रांस पे हमला है, फ्रांस पे हमला है और हमें मौका मिल जाएगा और राजा को पूरी तरीके से, ठीक है, एकदम लोगों के नज़रों में गिरा देना है, राजा को ख़त्म कर देना है। तब जाके लोगों को लगेगा कि रियल जो फ्रांस के शासक के रूप में, शासन सत्ता के रूप में फ्रांस का भला करने वाले लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? वामपंथी लोग हैं। और यहाँ से राजा और दक्षिणपंथी दोनों क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए देखिए राजा को बलि का बकरा यहाँ पे बनाया गया। अब समझना पड़ेगा यहाँ आपको एनालिसिस के माध्यम से। देखिए ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय देशों ने राजा की, ठीक है, सहायता किया, राजा की सहायता किया। अब क्यों किया? ठीक है, आप लोग खुद थोड़ा सोचिए, मंथन कीजिए। अब राजा को जो सहायता लोग कर रहा है इसलिए नहीं सहायता कर रहा है, ठीक है, सगे संबंधी तो देखिए सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज को आपको समझना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ये सहायता इसीलिए किया कि भाई फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न जो प्रगतिशीलता थी, गणतंत्र की अवधारणा थी, सामंतवादी व्यवस्था को खत्म करना था, चर्च व्यवस्था पादरी के खत्म करना था, संपत्ति की अवधारणा को खत्म करना था। इसको जो परिवर्तन का जो आधार फ्रांस में चल पड़ा था उसको हर हाल में खत्म करना था। इसीलिए ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय देशों ने शासक को सहायता दिया, सगे संबंधी के माध्यम से दिया। लेकिन मूल्यांकन करेंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने अपने स्वार्थ से परिचालित होकर फ्रांस की क्रांति से जनित प्रगतिशीलता को रोकने का प्रयास किया, इसीलिए राजा को सपोर्ट किया गया। तो दोनों में अंतर है। पहला वाला मेरा जो बात मैंने बोला इसे आप लोग, ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर यहाँ पे हो गया। अब 1793 में देखेंगे, ठीक है, ये वामपंथी लोग जब हार जाएगा इधर, ठीक है, हार जाएगा लेकिन शासन सत्ता नहीं छोड़ेगा, राजा को भाई जिम्मेदार ठहरा देगा कि राजा ही सब चीज़ था। और राजा को 1793 में गिलेटिन में चढ़ा दिया जाएगा। गिलेटिन समझते हैं ना, गर्दन काट देना। हमने देखते होंगे बकरा वगैरह को सब, ठीक है, रख के काटता है, वैसे ही गिलेटिन में उसको गर्दन काट दिया गया, उसको मृत्यु दंड दे दिया गया। रानी एंटोनिया थी, उसको भी आगे चल के मृत्यु दंड दे दिया गया। तो अब शासन सत्ता बिल्कुल ही वामपंथियों के हाथ में आ गई। दक्षिणपंथी यहाँ पे गायब होते हुए आपको नजर आएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही है लाभ किसको मिला? वामपंथियों को मिला। अब इन वामपंथी में जो लोग मौजूद थे, जैकोबियन और जिरोंदिस्ट, इन पे भी मतभेद हो गया। मतभेद होने का कारण क्या था? तो देखिए जिरोंदिस्ट बोले कि भाई देखो लक्ष्य पूरा हो गया, ठीक है, लक्ष्य पूरा हो गया, अब गणतंत्र तो आ ही गया। जैकोबियन बोलता है कि ना, जैकोबियन क्लब जो है कि क्रांति को आगे लेके जाना है और आगे लेके जाना है। जिरोंदिस्ट ने बोला तब तुम्हारा साथ नहीं देंगे भाई, साथ छोड़ देंगे। जैकोबियन दल बोला कि भाई ठीक है। उसी विधानमंडल में लगभग 25,000 की संख्या में, ठीक है, ये लोग जिरोंदिस्तों पे, अर्थात देखिए निम्न वर्ग पे अटैक कर रहा है। कितने सारे जिरोंदिस्त दल के नेताओं को यहाँ पे मार दिया गया।
एक हिंसा एकदम आ गई, समझिए इस चीज़ को। और विधानमंडल पर जैकोबियन दल के द्वारा कब्जा कर लिया गया और यही 1793 से जैकोबियन का आतंक यहाँ पे शुरू हो गया, जैकोबियन क्लब का आतंक शुरू हो गया। और इसका जो नेता बनेगा यही है भाई रॉबिस्पियर, देखिए यही है रॉबिस्पियर, ठीक है, यही है रॉबिस्पियर। तो जैकोबियन शासन जून 1793 से लेके जून 1794 तक चलता है। प्रमुख नेता होगा रॉबिस्पियर, हर्बर्ट दांते। आगे रॉबिस्पियर क्या करेगा तो अन्य सहकर्मियों को रास्ते से हटाना शुरू करेगा। अभी तक देखिए जिरोंदिस्तों को हटाया, अब रॉबिस्पियर अपने ही अन्य सहकर्मियों को जो इसके विचारों से लोग मिल नहीं खाता था, जैसे हर्बर्ट और दांते को मरवा दिया। उन्हें मरवाया। रॉबिस्पियर ने अपने विरोधियों को चुन चुन के मरवाना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति का शासन यहाँ पे चलाया और बोला कि यही है, देखो रूसो ने बोला है, सामान्य इच्छा के सिद्धांत के नाम पे बोला है कि रूसो ने बोला था कि भाई अगर उत्कृष्ट कल्याणकारी योजना अगर हम चलाते हैं, जनता के द्वारा अगर चुना गया अगर कोई, ठीक है, अगर शासक आता है तो उसको पूरा हक है कि भाई वो जनता पे शासन करे, और यही मैं कर रहा हूं। लेकिन मैंने बताया था उस समय आपको कि क्या किसी व्यक्ति के अंदर क्या एक कोई थर्मामीटर बना है कि भाई उसके अंदर आप डाल दे तो पता लग जाएगा कि उसकी मन की बात क्या है, उसकी योजनाएं क्या है। ऐसा अगर हो जाता तो आज तो फिर चाहे आप बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, नेताओं का पहले ही थर्मामीटर से चेक कर लिया जाता। सब तो आएगा अच्छा बन के ही कि भाई हम लोक कल्याण लाएंगे, गणतंत्र लाएंगे, लोक कल्याणकारी नीतियां लाएंगे, लेकिन आने के बाद कितना लोग करता है सोचिए। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे आगे चल के देखेंगे आप, ठीक है, मार्क्स का जो पक्का चेला लेनिन होता है, लेकिन स्टालिन क्या होता है, वो भी ठीक है मार्क्स के विचारों को मानने वाला होता है, लेकिन स्टालिन के विचारों में हिंसा होती है। तो क्या इसके लिए मार्क्स को उचित ठहराना जरूरी है? बिल्कुल आप, ठीक है, इसको नहीं ठहरा सकते हैं। माओ भी, ठीक है, मार्क्स के विचारों से प्रभावित था, लेकिन माओ के, ठीक है, विचारों में भी देखेंगे तो हिंसात्मक गतिविधियां जो मार्क्स से कहीं ज़्यादा दिखाई देती है, क्या उसका श्रेय मार्क्स को ठहराना उचित है? बिल्कुल ये ठहराना उचित नहीं है। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। उसी तरीके से रूसो ने क्या बोला और उस बात को रॉबिस्पियर ने कैसे लागू किया, और रॉबिस्पियर बोल रहा है कि भाई हम रूसो की बातों को लागू कर रहे हैं, क्या ये सही है? समझिए इस चीज़ को, बिल्कुल ये सही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको डिफेंड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे बन चुका है, ध्यान रखिएगा। संस्थागत, यहाँ पे अगर नेक्स्ट देखा जाए तो संस्थागत आधार भी तैयार हुआ, क्योंकि अब आ गया आप संपूर्ण गणतंत्र। जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा समिति स्थापित किया रॉबिस्पियर ने, लोक रक्षा समिति आया, क्रांतिकारी न्यायाधिकरण आया, और भी इसकी योजनाएं हैं, चलाते रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे 1794 में इसकी हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि देखिए टिट फॉर टैट, जैसा का तैसा होता है। देखिए यहाँ पे जैकोबियन शासन की उपलब्धियां, तो निम्न वर्ग का शासन था। गणतंत्रवादी व्यवस्था के तहत वयस्क मताधिकार पे बल दिया इसने, इस सबको मिलेगा भाई, डोंट वरी। वामपंथी और समाजवादी विचारधाराओं से प्रेरित होके, वामपंथी विचारधारा ही समाजवादी विचारधाराओं को क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है। इसके तहत काम के अधिकार को, ठीक है, दिया किसको? निम्न वर्ग के लोगों को। भोजन के अधिकार को दिया गया, राशनिंग पद्धति को लाया गया। आज जिस भारत में मैंने चर्चा किया था, पीडीएस प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसी के आधार पे वहां पे भी वो लाया। अर्थात निम्न वर्ग के हितों में कार्य करते हुए रॉबिस्पियर दिख रहा है। इसी के एक सैनिक अधिकारी कारणों होता है। कारणों आम सैनिक व्यवस्था के तहत, ठीक है, बहुत सारे सैनिकों की भर्ती करेगा। अब जो भी आम लोग हैं, प्रतिभाशाली जो सैनिक हैं, आम जो नागरिक हैं, ठीक है, उनको नागरिक सेवा करने का मौका मिलेगा। और इसी में देखेंगे आम सैनिक सेवा भर्ती में ही एक आगे चल के फ्रांस का करता धरता, फ्रांस की क्रांति से उपजा हुआ क्रांति का शिशु के रूप में नेपोलियन पैदा होगा। नेपोलियन का जो शुरुआती जो आप देखेंगे तो यही था। देखिए यही जो कारणों के द्वारा आम सैनिक व्यवस्था का जो, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे बहाली किया जाने लगा, उसमें नेपोलियन भी आएगा और अपने प्रतिभा को दिखाते वो अगला जब आएगा डायरेक्टरी का शासन, तो उसका समय ब्रिगेडियर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया चलते रहेगी और एक समय के बाद नेपोलियन फ्रांस का सर्व बन जाएगा। इसके अलावा दशमलव पद्धति का, ठीक है, जैकोबियन प्रणाली के द्वारा, जैकोबियन क्लब के द्वारा खूब प्रयोग किया जाता था, तो आगे चल के फ्रांस में जारी रखा गया। आर्थिक
योजनाओं को आगे चल के जितना भी बार बनाया गया उसमें वामपंथी दृष्टिकोणों को यहाँ पे दिखाया गया, अर्थात ठीक है भोजन का अधिकार वगैरह निम्न वर्ग के लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है आप इसका सीमाएं में दुखद पहलू ये है कि आपको लग रहा होगा कि निम्न वर्ग का हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा था जैकोबियन, सारे निम्न वर्ग के साथ अच्छा हुआ, ऐसा बिल्कुल अगर सोच रहे तो गलत सोच रहे हैं। इसका दुखद पहलू ये है कि निम्न वर्ग की समस्याओं को सामना करना पड़ा, निम्न वर्ग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और यही दिन की रॉबेस्पियर के आतंक से जितने अमीर लोग मारे नहीं गए उससे अधिक लोग मारे गए निम्न वर्ग के लोग। तो निम्न वर्ग सो कि जिरोंदिस्त लोगों को, इतने सारे लोगों को मार दिया, निम्न वर्ग को थे। यही कारण है कि गणतंत्र और प्रजातंत्र के नाम पे देखेंगे तो इसी रॉबेस्पियर के द्वारा, जैकोबियन दल के द्वारा उसकी छवि काफ़ी खराब कर दी जाती है। भाई गणतंत्र बेकार है, प्रजातंत्र बेकार है, और यूरोप में लंबे समय तक इसको अपनाने से डरते थे। कौन अपनाएगा सोचिए, अभी लोकतंत्र और प्रजातंत्र के नाम पे अगर लोगों की हत्या करना यहाँ पे शुरू कर दिया जाए तो सोचिए लोग क्या कहेंगे, फिर तो ये बेकार है। आज प्रैक्टिकल रूप में संभव नहीं, लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो जाए तो लोग क्या करेंगे, बेकार है। सत्य बोलने से अगर लोग गला काट देंगे तो क्या बोलेंगे, भाई झूठी हम बोलेंगे। ऐसा देखिए होता है समाज का। ठीक है, जो भी नैरेटिव सेट करने में समय नहीं लगता है। इसके लिए ठीक है आपको बहुत ही विल पावर अपना मजबूत करना पड़ेगा कि चाहे कोई भी परिस्थिति, कोई भी कुछ मतलब हो जाए, ठीक है, सूर्य पश्चिम में भले क्यों ना यहाँ पे ठीक है उदय हो जाए उसका, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल थोड़ा सा बनिए। अब आ रहा है यहाँ पे जैकोबियन शासन का अंत। अब इतना बड़ा जब तानाशाही रुख अपनाएगा तो प्रतिक्रिया होगा। तानाशाही शासन के विरुद्ध जून 1794 में इसका पतन हो जाएगा। इसी समय इसकी हत्या हो जाएगी, और इसकी जब ठीक है हत्या हो जाएगी, जो भी इसका जब पतन हो जाएगा, इसको बोला गया थर्मोडीरियन प्रतिक्रिया। क्या है तो थर्मोडीरियन जो प्रतिक्रिया फ्रांसीसी कैलेंडर है, ध्यान रखिएगा फ्रांसीसी कैलेंडर है, और 9वें दिन ही ठीक है इस फ्रांसीसी कैलेंडर के 9वें दिन ही जैकोबियन शासन का अर्थात रॉबेस्पियर का पतन हो गया। तो ध्यान रखिएगा कितने बार एग्जाम में ठीक है पूछ सकता है, ठीक है, कि थर्मोडीरियन प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो फ्रांसीसी कैलेंडर है जो कैलेंडर रॉबेस्पियर के पतन को ठीक है दर्शाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब आइए यहाँ पे क्रांति निम्न वर्ग के हाथ से खिसक कर एक बार फिर मध्य वर्ग के हाथों में आ गई, ऐसा क्यों हुआ। अब तो अभी हमने देखा था कि मध्य वर्ग से क्रांति निम्न वर्ग के हाथों में आ गई, लेकिन निम्न वर्ग से क्रांति मध्य वर्ग के हाथों में पुनः आ गई, ऐसा क्यों। निम्न वर्ग में देखिए संगठन का भाव दिखाई दे रहा है। संगठन होता तो जिरोंदिस्त और जैकोबियन आपस में नहीं लड़ते। ये संगठन बनेगा जब मार्स आएगा। ठीक है, मार्स तो था जर्मनी का, ठीक है, मार्स था जर्मनी का, फ्रांस में भी आते जाता रहता था, लेकिन ना फ्रांस में टिका ना जर्मनी में टिका, उसको टिका ठीक है कहाँ पे, इंग्लैंड में टिका। तो वहाँ पे देखेंगे कि जब औद्योगिकरण होगा तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात ठीक है मार्क्स के विचारों को जो सबसे अधिक जो ठीक है आप कह सकते हैं कि जो प्रसिद्धि मिली, प्रसिद्धि इन द सेंस कि जहाँ पे सफल हुआ उसके विचारों का, वो हुआ इंग्लैंड में। देखिए आज लेबर पार्टी वहाँ पे मौजूद है, जो जनरली उसका आज के समय प्रधानमंत्री चुना जाता है उस पार्टी का। तो उस लेबर पार्टी और कहीं से नहीं आया, बल्कि औद्योगिकरण के ठीक है दौर में ही वो पार्टी उभर के आया हुआ है। राशनिंग मुद्दे पर विवाद हो गया, निम्न वर्ग पर यहाँ पे ठीक है फूट पड़ गई। कैसे फूट पड़ा तो किसान लोग अनाज उगाते थे। अब यहाँ पे जो रॉबेस्पियर का जो आर्गुमेंट था कि देखो भाई किसान लोग अनाज उगा रहे हैं, हमें निम्न वर्ग के लोगों के साथ शेयर करना है, जो भी मजदूर है उनके साथ शेयर करना है। तो किसान अनाज भाई उपजा रहे हो, लेकिन हम सबको कम से कम मूल्य में क्या करो दो, ताकि हम इसको लोगों तक पहुँचाए। सोचिए कितना अजीब चीज़ है। आज इसको भारत संदर्भ में लागू करके देखिए कि अगर यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस किसी की भी गवर्नमेंट है, अगर वो बोलती है किसानों से कि देखो भाई हमको पीडीएस सिस्टम में क्या करना है, लाना है, 2 रुपये किलो चावल बेचना है, तो थोड़ा सा तुम भी 1 रुपये किलो धान बेच के थोड़ा दो हमको, उसकी सरकार ही लोग गिरा देगा। किसान लोग बोलेगा देखो हमारा तो जितना प्रोडक्शन लागत है उतना भी तो मिलना चाहिए, तो ऐसे कौन करेगा। और यही हुआ। कैसे हुआ तो देखिए फ्रांस के किसान और पेरिस के दस्तकार के बीच मौजूद समस्याएं यहाँ पे ठीक है सामने निकल के आने लगी। निम्न वर्ग में कला हो गया। फ्रांस के किसान थे, दस्तकार समझ रहे हैं ना, मतलब ये क्या बोलते हैं कि मौसम के अनुसार अपने कार्यों को बदलते रहेंगे। कृषि
भी कर सकते हैं। कृषि के साथ साथ किसी को मिल गया पहिया बनाने का, पहिया बनाया ना, कोई लुहार है लुहार बनाएगा, वैसे लोगों को यहाँ पे दस्तकार बोला गया। ठीक है, तो मतभेद होना शुरू हो गया। अब देखिए अपने में जब ठीक है यूनिटी नहीं रहेगी तो फिर दूसरा तो मजा मार ही लेगा, और यही हुआ रॉबेस्पियर के समय। ठीक है, कि भाई प्रतिनिधित्व तो कर रहा था निम्न वर्ग, लेकिन निम्न वर्ग को यूनाइट नहीं कर पाया, संगठन का अभाव होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब तीसरा चरण आ रहा है यहाँ पे, कैसे आ गया मध्य वर्ग के हाथों में, तो उदार गणतंत्र का चरण 1794 से 99। अब यहाँ पे मध्य वर्ग देखिए समझ गया है, ठीक है, कि हमें करना क्या है। क्रांति का नेतृत्व मध्य वर्ग में आ गया। पुनः देखिए 1794 में आके मध्य वर्ग आएगा और नया संविधान बनाएगा, और नया संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था लाएगा। कार्यपालिका शक्ति को ये लोग 5 डायरेक्टरों में निहित कर देगा, इसी को बोला गया डायरेक्टरी का शासन। 5 डायरेक्टरों में कैसे, तो बोला कि देखो भाई एक दल का जब भी ठीक है पार्टी में एक दल का जब भी कोई भी रहता है ना शासक, हमेशा समस्या होता है, तो जो भी दलीय प्रणाली है ठीक है एक राजनीतिक दल के प्रभाव को रोकेगा, अर्थात बारी बारी से सबको शासन करने का मौका मिलेगा। और ये लोग नया दिमाग लगाया, ये अल्टरनेट बोला कि 3 महीना ये पार्टी चलाएगा, 3 महीना वो पार्टी चलाएगा। सोचिए ये तो और ही अव्यवहारिक था, लेकिन उस समय जैसा लगा इस अल्टरनेट 3 मंथ के शासन व्यवस्था को चलाने के चक्कर में अब जो भी ठीक है पार्टी आती थी वो अपना मुनाफे के लिए शुरू कर देती है अपनी नीतियां बनाना। अब फिर करप्शन तो आम बात था सरकार में। हुआ क्या, फ्रांस की जनता में मूल्य वृद्धि हो गई, मार्केट में मूल्य वृद्धि आ गई, अव्यवस्था, बेरोजगारी, उनकी सेना पराजय होने लगी, क्योंकि इनकी प्रगतिशीलता को यूरोप को ठीक है धक्का पहुंचा रहा था, तो वे लोग तो थोड़ा सा एग्रेसिव मूड इसके प्रति अपनाएंगे, यही चल रहा था। तो सोचिए क्या लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, मूल्य वृद्धि हो जाएगा, अव्यवस्था, बेरोजगारी, इससे निम्न वर्ग को क्या होगा, समस्या होगा। और जब निम्न वर्ग को समस्या होगा तो पुनः ठीक है अशांत वातावरण बन जाएगा। लेकिन अब समस्या क्या है कि निम्न वर्ग का नेतृत्व करने के लिए कोई संगठन भी मौजूद नहीं है। ऑलरेडी ठीक है जैकोबियन जो समूह है बहुत टूट चुका है, उग्र हिंसा की यहाँ बात कर रहा है, तो लोग अब डर रहा है उससे। ठीक है, डर रहा है कि देखो तुम्हारा भी शासन हमने देख लिया है, जिससे चलता है चलने दो, लेकिन कब तक। ठीक है, अब इसी के ठीक है घावों पे मरहम लगाते हुए आपको नेक्स्ट चौथा चरण में नेपोलियन दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इसके द्वारा मताधिकार को पुनः सीमित कर दिया गया, लेकिन समस्या तो थी। इस समस्या का कारण ही बन गया नेपोलियन का उदय, क्योंकि जब लोग त्रस्त होते हैं तो उनको कोई भी थोड़ा सा अगर राहत देते हुए कोई भी शासक, कोई भी सरकार नजर आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता उसी की तरफ यहाँ पे झुक जाएगी। तो चौथा चरण आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। चतुर्थ चरण में 1799 से 14 के बीच काफ़ी लंबे समय के दौरान यहाँ पे नेपोलियन का शासन सत्ता स्थापित होगा। पर अब प्रतिभाशाली सैनिक अधिकारी के रूप में, जो कि ये आया कब था, जैकोबियन का समय, नेपोलियन बोनापार्ट आएगा। और फ्रांस में ठीक है उपस्थित जो भी उसकी वैदेशिक नीति डायरेक्टरी का शासन का ठीक है बहुत चरमरा गया था, युद्ध जैसे हालात पैदा था, गृह कलह यहाँ पे मौजूद था, संस्थाएं कमजोर हो रही थी, लेकिन नेपोलियन इसमें अस्थायित्व प्रदान करते हुए नजर आएगा। ठीक है, फ्रांस की विदेश नीति को मजबूत करते हुए नजर आएगा। धीरे धीरे ठीक है वो डायरेक्टरी के शासन पे अपना कंट्रोल कर लेगा, और फिर फ्रांस का सर्वे सर्वा बन जाएगा, और पुनः फ्रांस को पुराना फ्रांस और एक नए फ्रांस के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेगा। अर्थात तानाशाही के रूप में पुनः आप देखेंगे तो नेपोलियन यहाँ पे आएगा और लगभग 40 से अधिक युद्धों की ठीक है 40 से अधिक युद्ध लड़ेगा। और पुनः जब इसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो एक शक्ति संतुलन के माध्यम से पूरे यूरोप के जो राष्ट्र हैं, विद इन इंग्लैंड भी इसमें शामिल, ब्रिटेन भी शामिल है, फिर इस नेपोलियन को ठीक है घेर के अवमानी की तरफ मारा जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। तो अगला जो टॉपिक है देखिए पूरा हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट को देखेंगे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यहाँ आप समझ लेते हैं, यकीन मानिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने में आपको समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अभी तक अमेरिकी क्रांति पढ़े वो कटा हुआ यूरोप से, वो अलग है, लेकिन इस फ्रांस की क्रांति को अगर आप पूरा का पूरा समझ गए, पूरा देखिए इसलिए इसमें समय दे रहा हूँ,
तो आपको हर एक घटना को, ठीक है, आप जोड़ेंगे, समझेंगे कि आखिर क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, एक एक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी और एग्जाम में आपको कोई भी चीज़ रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पढ़ाने का मेरा जो, ठीक है, पैटर्न समझिए, ठीक है, जितना जल्दी समझ जाएंगे आप रटने की प्रक्रिया से बाहर निकलेंगे। समय लगेगा देखिए, लेकिन इतना समझ जाते हैं तो आपको जो होमवर्क का जो समय है उसमें, ठीक है, आपको बहुत अधिक बच जाएगा। अगर आप करते हैं, इतना मेहनत मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ा एफर्ट आप भी लगाइए, देखिए रिजल्ट आपके हाथों में होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करते रहें। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि इस लेक्चर को हम लोग पूरी तरीके से कंटिन्यू रख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। कल मिलते हैं हम लोग नेपोलियन का उदय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।